एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़के को जो कि यूकी मोरी हॉट स्प्रिंग टाउन के यहाँ पे आ चुका होता है। इसका नाम फ्यूजरा कोगाराशी होता है और यहाँ पे ये अपनी नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए आया होता है। कहानी के आगे हमें फिर दिखाया जाता है दो बूढ़े कपल्स को जो कि एक दुकानदार को कह रहे होते हैं कि जिस होटल पे ये रुके हुए थे वहाँ पे इन्होंने एक लड़की के भूत को देखा है। पर तभी वो आदमी इन्हें अपना चेहरा दिखाता है और इन्हें पता चलता है कि ये आदमी भी भूत है। इसे देख के ये बूढ़े कपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। पर तभी यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है जो कि कहता है कि बूढ़े लोगों को परेशान करना बंद करो और ये उसे मार के हवा में फेंक देता है। ये कपल फिर कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार अब तुम कौन हो। ये इसे बताता है कि मेरा नाम कोगाराशी है और इस टाउन में मैं अभी अभी आया हूँ और आपको अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उस मॉन्स्टर को मैंने भगा दिया है, वो दोबारा से आपका पीछा नहीं करेंगे। पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार यूरागी इन कहाँ पे है। ये कपल इसे बताते हैं वो जगह हॉन्टेड है, अभी अभी हम वहीं से आ रहे हैं, वहाँ पे हमने एक लड़की के भूत को देखा है। पर ये कहते हैं कि उसकी चिंता आप मत करिए। सीन फिर कट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे कोगाराशी यूरागी इनके यहाँ पे आ चुका होता है। दरअसल वो यहाँ पे इसलिए रहने के लिए आया होता है क्योंकि यहाँ पे 1000 येन ले रहे होते हैं महीने का और ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिस वजह से इसे पार्ट टाइम जॉब भी करनी पड़ती है और इसी वजह से ये यहाँ पे रहने के लिए आया होता है क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा चीप है। साथ ही साथ यहाँ पे इसे सिर्फ 15,000 में 3 टाइम का खाना मिल रहा होता है। पर इस जगह के बारे में लोग ये कहते हैं कि इस जगह पे स्टूडेंट्स के कॉप्स मिले थे और उस स्टूडेंट की आत्मा अभी भी इस जगह पे घूम रही है। इसी वजह से लोग यहाँ पे रहने के लिए नहीं आते। पर कोगाराशी को बिल्कुल भी भूतों से डर नहीं लगता। वो कहता है कि उस भूत को सिर्फ एक पंच से ही मैं यहाँ से भगा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोगाराशी हॉट स्प्रिंग के मजे लेने लग जाता है। पर तभी इसे कुछ अजीब सा महसूस होता है जैसे कि आसपास की जगह काफी ठंडी हो गई हो। पर तभी ये देखता है कि इसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि एक घोस्ट होती है और इसे देख के कोगाराशी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि उसे घोस्ट से तो डर नहीं लगता। वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है और जैसे ही वो फीमेल घोस्ट इसे देखती है वो इसके ऊपर चीजें फेंकने लग जाती है जिस वजह से कोगाराशी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। यहाँ पे इसे उठाने की कोशिश करती है पर कोगाराशी उठता नहीं है। फिर जब कोगाराशी की आंखें खुलती है तो एक लड़की की गोदी में होता है। वो सोचता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। वो लड़की से कहती है तुम यूरागी इन में हो कोगाराशी। कोगाराशी कहता है कि आखिरकार तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। ये इसे बताती कि मेरा नाम चितोसे नाकाई है और मैं यूरागी इन कीपर हूँ। मैं यहाँ पे हर रूम का ख्याल रखती हूँ, साथ ही साथ जो भी उस रूम में रहता है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम आरा बाकी नोनो को होता है। वो कहती है कि चलो एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हैं ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। जिसके बाद ये इसका नाम पूछती है और ये अपना नाम बता भी देता है। उतने में एक लड़की इसकी गाल की तरफ एक चाकू फेंकती है पर उसे लगते लगते बच जाता है। इसका नाम अमानो सागिरी होता है। वो इसे कहती है अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की यहाँ पे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। साथ ही साथ सागिरी नोनोको को कहती है कि थोड़े कपड़े पहन लो, तुम्हारे सामने एक आदमी बैठा हुआ है। उतने में यहाँ पे एक चद्दर के नीचे से एक लड़की बाहर आती है जिसका नाम फूचिकिरो याया होता है और ये काफी अजीब ढंग से बर्ताव कर रही होती है। जिसके बाद ये इसके गाल को भी चाटती है। ये देख के कोगाराशी को काफी अजीब लगता है। वो इससे पूछता है कि आखिरकार ये सब तुम कर क्या रही हो। या इसे कहती है कि मुझे लगा मैं तुम्हें हील कर देती हूँ, अगर तुम्हें नहीं करवाना तो कोई बात नहीं। ये सब फिर कोगाराशी से पूछते हैं कि आखिरकार उसके रूम का नंबर क्या है। कोगाराशी बताता है कि वो रूम नंबर 4 पे है। ये सुन के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। कोगाराशी फिर इनसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिरकार रूम नंबर 4 पे है क्या, पर ये लोग कुछ नहीं बताते और चुपचाप यहाँ पे चले जाते हैं। कोगाराशी फिर सोचने लग जाता है कि आखिरकार ये बिना कुछ बताए यहाँ से क्यों चले गए। और ज्यादा कुछ ना सोचते हुए कोगाराशी अपने रूम के यहाँ पे आ जाता है जो देख के ये काफी खुश होता है क्योंकि पहली बार इसे इतना अच्छा रूम मिला होता है सोने के लिए। पर तभी कोगाराशी को दीवार से एक लटका हुआ बम दिखता है तो ये सोचता है कि आखिरकार ये चीज है क्या और ये समझ आता है ये वही घोस्ट गर्ल है जो कि छुपने की कोशिश कर रही है। कोगाराशी फिर इसका पांव पकड़ के इसे खींचने लग जाता है तो वो लड़की कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, इसी वजह से मैं छुप रही थी। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है पर कम से कम बाहर तो आ जाओ, हम कम से कम बात तो कर सकते हैं एक दूसरे के साथ ताकि ये चीज को हम सॉल्व कर सके। ये लड़की फिर इसे बताती है कि इसका नाम यूना योनोहाना है और साथ ही साथ वो यूरागी इन की एक घोस्ट बॉन्ड है। यूना फिर इसे कहती है तो तुम फिजिसिस्ट हो, इसका मतलब तुम मुझे देख सकते हो। ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं कैसे दिखती हूँ। कोगाराशी से बताता है कि तुम हाई स्कूल की गर्ल जैसे दिखते हो जिसने युकाता पहन रखा है। तो ये कहती है क्या तुम मुझे सचमुच देख सकते हो, अच्छे से देख सकते हो ना। तो मुझे ये कहता है कि हाँ। तो ये कहती है कि नॉर्मली जब लोग मुझे देखते हैं तो मैं व्हाइट शैडो जैसे दिखती हूँ, इसी वजह से वो मुझसे डर के भाग जाते हैं। मैं इस चीज से खुश तो हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो पर मैं थोड़ा एम्बेरस भी फील कर रही हूँ क्योंकि तुमने बात की वहाँ
पे मुझे बिना कपड़ों के देख लिया था। वही कोगाराशी सोच रहा होता है कि ये तो एक नॉर्मल गर्ल है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी एंगल से बुरी घोस्ट होगी। तो ये कहती कि चिंता मत करो, मुझे तुम्हें कर्ज करने का कोई सा भी इरादा नहीं है। जिसके बाद ये कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फोटो लगा देती हूँ, और हम देखते हैं ये यहाँ पे गद्दे निकाल लेती है ताकि ये सो सके। तो कोगाराशी कहता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। ये कहती है कि मैं बेशक घोस्ट हूँ, पर मैं किसी चीज को भी छू सकती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए बिस्तर लगा रही हूँ। तो कोगाराशी कहते तुम यहीं पे सोने वाली हो। ये कहती कि हाँ, इस रूम से मैं जुड़ी हुई हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो कोगाराशी कहता है इसका मतलब हम दोनों एक ही रूम में सोने वाले हैं। तो यूना कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं ये दोनों यहाँ पे सो जाते हैं। यूना फिर कोगाराशी से पूछती है कि आखिरकार वो युरागी इनके यहाँ पे किस लिए आया है। तो यहाँ पे कोगाराशी से बताता है कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मुझे कोई न कोई घोस्ट पोजेस करते ही रहता है, इसी वजह से मैं कभी कभी दूसरे को भी प्रॉब्लम में डाल देता हूँ और दूसरे मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं रहते। एक बार मुझे स्टॉक ट्रेडर के घोस्ट ने पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने मेरे सारे पैसे उड़ा दिए और मैं कर्जे में आ गया, साथ ही साथ मैं होमलेस भी हो गया। और इतना कुछ सहने के बाद मैं एक मीडियम का शिष्य बन गया। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं ताकतवर बन के इविल स्पिरिट को हरा दूंगा ताकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट सकूं। पर इतना कुछ करने के बावजूद लोगों ने फिर भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे यूना से कहते कि चिंता मत करो कोगाराशी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम यहाँ पे आए मुझे काफी अच्छा लगा और तुम पहले इंसान हो जो कि मुझे देखकर डरा नहीं है। तुमसे बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। दरअसल मेरे मेंटर ने मुझे कहा था कि अगर एक स्पिरिट ज्यादा समय के लिए इंसानों की दुनिया में रहती है तो एक ईवल स्पिरिट बन जाती है। तो यहाँ पे यूना से पूछती है कि कहीं तुम मेरे बारे में चिंता तो नहीं कर रहे हो। पर तभी यूना के सामने एक चूहा आ जाता है, जिसे देख के वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिस वजह से वो अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पाती और कोगाराशी को हवा में उड़ा देती है। कोगाराशी से अपने आप को नीचे उतारने के लिए कहता है, पर गलती से वो यूना के ऊपर ही गिर जाता है, जिसे देख के यूना और ज्यादा घबरा जाती है और वो कोगाराशी को खिड़की के ऊपर से बाहर फेंक देती है। यूना फिर कोगाराशी को वहां से किसी तरह निकालती है और उससे माफी मांगती है। वहीं पे हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यूरागेन के वहां पे देख रहा होता है। हमें फिर अगले दिन कोगाराशी को दिखाया जाता है जिसे एक पार्ट टाइम जॉब मिल चुकी होती है, जिससे वो अपना आप खर्चा निकाल सकता है। और यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अब ये यूना का क्या करे। अगर वो ज्यादा समय तक इंसानों को दुनिया में रही तो एक ईवल स्पिरिट बन जाएगी, जिसके बाद उसे हेल में फेंक दिया जाएगा। तभी कोगाराशी की नजर एक आदमी पड़ती है जो कि यहाँ पे यूरागी इनके यहाँ देख रहा होता है और वो यूना को देख पा रहा होता है। और हम देखते हैं ये एक मॉन्क होता है। ये मॉन्क फिर यहाँ पे यूना के रूम के यहाँ पे चले जाता है, जहाँ पे यूना इससे पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो। पर ये इसकी बात नहीं सुनता और इसके ऊपर हमला करने लग जाता है। ये मॉन्क फिर बताता है कि मैं गुडन क्लैन का एक मॉन्क हूँ जो कि तुम्हें यहाँ पे आजाद करने के लिए आया है। मैं अपनी स्किल्स की मदद से तुम्हें हेवन पहुंचा दूंगा, उसके बाद तुम्हारा जो भी डिजायर हो उस हिसाब से तुम अपना पैथ चुन सकती हो। पर यहाँ पे यूना इसे कहती कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हेवन नहीं जाना चाहती। अभी भी इस दुनिया में काफी सारी चीजें हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। यहाँ पे काफी सारे मेरे दोस्त हैं, मैं उनके साथ थोड़ा और समय बिताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे कोगाराशी अपनी पावर्स की मदद से यूना की जो रस्सी है उसे तोड़ देता है। तो यहाँ पे ये मॉन्क कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो, तुम भी मीडियम के शिष्य हो, आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। कोगाराशी से कहता है ये मेरा और यूना का रूम है, आखिरकार तुम इस रूम में कैसे आए। ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब बेशक मुझे जबरदस्ती करनी पड़े पर फिर भी मैं इसे हेवन तक पहुंचा के रहूंगा। पर कोगाराशी अपनी ताकत की मदद से इसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से ये दूर जाके गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कोगाराशी फिर यूना को कहता है कि लगता है तुम हेवन नहीं जाना चाहती, पर अगर तुम वहां पे नहीं गई तो तुम्हें हेल जाना पड़ेगा। यहाँ पे यूना से कहती है कि मैं जल्दी ही हेवन चली जाऊंगी, पर मैं कुछ वक्त और यहाँ पे बिताना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं हेवन चली जाऊंगी। तो ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूरी करने में, जिसके बाद तुम खुशी खुशी हेवन जा सकती हो। और ये मेरा वादा है कि तुम एक मुस्कुराता चेहरा लेके हेवन के वहां पे जाओगी। तो यूना कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, आज तक मेरे लिए किसी ने भी स्टैंड नहीं लिया था मेरी लाइफ में। कोगाराशी कहता है कि वैसे भी 1000 येन में कौन सा ऐसा इंसान होगा जो कि मुझे रूम देगा, इसी वजह से ये जगह एकदम ठीक है मेरे लिए। तो यूना कहती है अगर तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम आए कोगाराशी तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी जरूर से हेल्प करूंगी। तभी ये देखते हैं कि वो आदमी दोबारा से उठ रहा होता है। तो कोगाराशी कहता है कि यूना पीछे हट जाओ, पर गलती से इसके बलून्स को दबा देता है, जिस वजह से यहाँ पे यूना थोड़ा एम्बेरस हो जाती है और अपनी पावर्स का यूज करके कोगाराशी को हवा में उड़ा देती है। वहीं पे हमें दूसरी लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आती है और जैसे ये नहाने के लिए जाते हैं यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे कैसे आए। उतने में यहाँ पे यूना आ जाती है जो कि कहती है कि तुम सबको कुछ गलत फहमी हुई है, इसमें कोगाराशी की कोई गलती नहीं है, उसने गलती से मेरे बलून्स को छू लिया था, जिस वजह से मैंने अपनी पावर की मदद से उसे गलती से हवा में उड़ा दिया। तो यहाँ पे सागिरी कहती है कि क्या
क्या तुमने उसके बलून्स को छुआ? इसके बाद ये इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। कोगाराशी कहता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। वहीं पे यूना कोगाराशी को कह रही होती है कि मुझे माफ कर दो कोगाराशी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यूना और कोगाराशी को, जहाँ पे आज भी यूना ने कोगाराशी को बाहर फेंक दिया होता है। इसी वजह से कोगाराशी काफी ज्यादा उदास होता है और यूना उससे माफी मांग रही होती है। कोगाराशी यहाँ कह रहा होता है ऐसा दोबारा ना हो, मुझे चेन से खुद को बांधना पड़ेगा ताकि मैं दोबारा से पानी में ना गिर जाऊं। तभी यहाँ पे सागिरी कहती है कि मैं तुम्हें चेन से बांधू कोगाराशी। तो यहाँ कोगाराशी कहता है कि कल जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरा ऐसा कोई सा भी इरादा नहीं था। तो सागिरी कहती कि कल तो तुम बच गए, अगर दोबारा से ऐसी चीज करने की तुमने कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार दूंगी। यहाँ यूना सागिरी को बताती कि इसमें कोगाराशी की कोई गलती नहीं थी, मैं वहाँ पे छुप गई थी, इसी वजह से ये सारी चीजें हुई और कल तो कोगाराशी ने मेरी जान बचाई थी। सागिरी फिर कोगाराशी को कहती है कि तुम एक फेजिक हो, ये जान के मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ। तो यहाँ कोगाराशी कहता है कि मुझे अब ये मत कहना कि तुम सब भी घोस्ट हो। नॉन को ऐसे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब जिंदा है, तुम खुद देख सकती हो। और हम देखते हैं ये अपनी फ्रॉक ऊपर उठा देती है। तो कोगाराशी कहता है कि मुझे ये सब कंफर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यूना कहती है कि ये देखो मेरी भी टांग है, इसका मतलब मैं भी जिंदा हूँ। कोगाराशी फिर यूना को कहता है कि ये सब तुम्हें मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम एक भूत हो। जिसके बाद कोगाराशी से बताता है कि एक आत्मा जितने दिन इंसानों की दुनिया में रहती है ये बताना मुश्किल हो जाता है कि वो इंसान है या फिर एक आत्मा। तो यहाँ पे नोनोको से कहते हैं कि तुम देख सकते हो कि मैं एक इंसान हूँ। यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि आखिरकार ये सब तुम कर क्या रही हो। तभी यहाँ पे सागरी इसके ऊपर हमला कर देती है। कोगाराशी कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आखिरकार तुम मेरे ऊपर हमला क्यों कर रही हो। जिसके बाद सागरी यूना को कहती है कि इसकी शक्ल देख के तो मुझे एक दरिंदे की याद आ रही है, ये तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। यूना कहती है इसने मेरे साथ अब तक कुछ भी अजीब चीजें नहीं की है। पर यहाँ पे यूना शर्माने लग जाती है और वो काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। तो यहाँ पे नॉन को कहते हैं कि इसका मतलब इन दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सागरी इसके ऊपर हमला करने लग जाती है। कोगाराशी कहता है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो सागरी कहती है इस जैसे दरिंदे को तो गुफा के वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, ये यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। तो कोगाराशी कहता है कि मैं गुफा के वहाँ पे नहीं रहूंगा, वहाँ पे पानी भर जाता है बारिश के समय पर। यूना फिर कोगाराशी को कहती कि मजाक करना बंद करो। कोगाराशी फिर कहता है कि मेरा ऐसा कोई सा भी इंटेंशन नहीं है इस रूम को छोड़ के जाने का, और वैसे भी मैंने यूना को वादा किया है कि मैं उसे खुशी खुशी हेवन के वहाँ पे पहुंचा के रहूंगा। तभी यहाँ पे नाका यहाँ आ जाती है जो कि इन सबको गुड मॉर्निंग कहते हुए कहती कि कोगाराशी मुझे तुमसे काम है, दरअसल मुझे हर महीने मील्स के पैसे चाहिए, अगर तुमने वो नहीं दिया तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। कोगाराशी कहते कि चिंता मत करिए, मेरी पार्ट टाइम जॉब लग चुकी है, मैं वक्त पे पैसे दे दिया करूंगा। नाका फिर यहाँ से चली जाती है। कोगाराशी फिर कहता है वो बेशक छोटी हो पर उसे इस जगह के बारे में काफी कुछ पता है। तो यहाँ पे नॉनको उसे बताती है वो हम सबसे बड़ी है दरअसल। तभी यहाँ पे या फोटोन ब्लैंकेट से बाहर निकल आती है, जिसे देख के कोगाराशी काफी ज्यादा डर जाता है। पर ये देखता है कि इसकी तो कहानी होती है बिल्लियों जैसी, जिसे देख के ये और ज्यादा हैरान हो जाता है। और साथ ही साथ इसने कुछ पहन नहीं रखा होता है एक पैंटीज के अलावा, जो देख के कोगाराशी काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। उतने में सागिरी इसके ऊपर हमला कर देती है। तो ये कहता है कि अब इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है। यहाँ पे या कहती है कि कोगाराशी से अब छुपाने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि एक फिजिक है, वो सब कुछ जान लेगा वैसे भी। उतने में यहाँ पे नाका आ जाती है जो कि कहती है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो यहाँ पे नाका इसे बताती कि लगता है हम सबको दोबारा से री इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा तुमसे, पर इससे पहले ये लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते खुद को। यहाँ पे इन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और ये लोग देखते हैं ये वही मॉन्क होता है जिसे कल कोगाराशी ने हराया होता है। आज ये अपने साथियों के साथ यहाँ पे आया होता है। ये मॉन्क अपने सारे साथियों को कहता है कि उन सबको हमें मारना है क्योंकि वो सभी के सभी घोस्ट है। वहीं पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इतने सारे मॉन्क्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वहीं पे इसके साथी उसे बोल रहे होते हैं कि वो सब बच्चे और लड़कियां, आखिरकार हम उनके ऊपर हमला कैसे कर सकते हैं। ये इन्हें कहता है उन्हें पकड़ने के बाद तुम जो चाहो वो उनके साथ कर सकते हो। जिसके बाद ये सभी मॉन्क्स उन सब के बारे में अलग अलग डिजायर सोचने लग जाते हैं। जिसके बाद ये सब रेडी हो जाते हैं और हम देखते हैं ये सब मिलके इन सभी के ऊपर हमला कर देते हैं। पर यहाँ पे सागरी कहती है कि मेरे होते हुए तुम हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकते, ना ही हमें पकड़ सकते हो। और हम देखते हैं सागरी अपने निंजुत्सु का यूज करके इनके ऊपर हमला कर देती है और ये इसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे होते। वही यूना कोगाराशी को बता रही होती है कि सागिरी यहाँ पे एक डीमन स्लिंग निंजा है, जिस वजह से उसके वेपन काफी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पे हमें दिखाया जाता नोनोको को जो कि कहती है कि मैं तुम सबके साथ खेलना चाहती हूँ। ये फिर एक आदमी का बोल बनाती है और इनके ऊपर फेंक देती है। वहीं पे यूना कोगाराशी को बता रही होती है दरअसल नोनोको जब भी जितना पीती है वो और ज्यादा ताकतवर बन जाती है क्योंकि वो शोटेन डोजी की एक डिसेंडेंट है। वही या एक बड़ी सी कैट को ले आती है। तो यहाँ पे ये मॉन्की से पूछता है कि आखिरकार अब तुम क्या करने वाली हो। तो यहाँ पे या अपने कैट
को ऑर्डर देती है इनके ऊपर हमला करने का और वो खेलते खेलते इनके ऊपर हमला करने लग जाती है। वही यूना कोगाराशी को बता रही होती है कि दरअसल याया को एक कैट गॉड ने पोजेस कर रखा है। वही जब वो मॉन्क देखता है कि उसके सारे साथी हार चुके हैं तो वो कहता है कि हम दोबारा से रीग्रुप करके इनके ऊपर हमला करने के लिए जरूर से आएंगे। तो यहाँ पे नाकाए कहती है कि मुझे माफ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये फिर अपनी पावर्स का यूज करके इन सबको ब्लेस कर देती है। तो वो मॉन्क पूछता है कि आखिरकार तुमने ये सब क्या किया। तभी इन सभी को कॉल आने लग जाता है। किसी की यहाँ पे लॉटरी लगी होती है, किसी की गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी होती है और किसी के फैमिली ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया होता है। इसी वजह से ये लोग खुशी खुशी यहाँ से चले जाते हैं। वही यूना कोगाराशी को बताती है दरअसल मिस नागाए हमसे पहले यहाँ पे काफी सालों से इस यूरागी इनकी केयर टेकर है और साथ ही साथ वो दूसरों का लक भी मैनिपुलेट कर सकती है। सागिरी फिर इसे बताती कि मिस नागाए अपनी पावर्स का यूज करके उनके बैड लक को गुड लक में बदल देती है, पर अच्छा ये होगा कि वो अपने लाइफ टाइम के लक को एक बार में यूज ना करे। ये सफर मिलके कोगाराशी का दोबारा से स्वागत करते हैं यूरागी इन में। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है, पर वो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि उसने अगर अपने यहाँ पे ख्याल नहीं रखा तो यूना से पहले शायद वो हेवन पहुंच जाए। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कोगाराशी और यूना को, जहाँ पे यूना अपना बम उसके मुंह पे दे चुकी होती है सोते सोते। तो ये सोच रहा होता है कि इससे पहले यूना उठ जाए, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब यहाँ पे यूना की आंखें खुल जाती है और वो देखती है कि कोगाराशी के ऊपर वो लोटी हुई है, जिस वजह से वो दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करके कोगाराशी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। फिर कुछ देर बाद यहाँ पे यूना कोगाराशी से माफी मांगती है ये सारी चीजें करने के लिए। कोगाराशी इसे माफ कर देता है। तभी कोगाराशी को एक बिल्ली दिखती है जो कि हॉलवे पे चल रही होती है। तो यहाँ पे कोगाराशी उसे हाथ में उठा लेता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम इतनी हड़बड़ी में क्या कर रही हो। तभी हम देखते हैं वो बिल्ली यहाँ पे याया में बदल जाती है। कोगाराशी ये देख के समझ आता है कि याया अपने आप को एक बिल्ली के रूप में भी ढाल सकती है। ये देखिए ये काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सागिरी आ जाती है जो कि कहती है आखिरकार ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है। याया कहती है कि कोगाराशी अचानक से मेरे शरीर के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद काफी बदसलूकी की उसने मेरे साथ। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे नाका इन सबको कहती है कि कोगाराशी को निकालने के लिए यहाँ पे काफी सारे वोट आए हैं। तो इस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमें यूरागी इनके रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा और उस वजह से तुम सबको एक गेम खेलना पड़ेगा और जो भी उस गेम को जीतेगा वो लूजर को किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकता है और वो गेम होता है पिंग पोंग। पर यहाँ पे कोगाराशी बताता है ये गेम खेलना मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो सागिरी कहती है क्या तुम फिर से एक्सक्यूज बना रही हो क्योंकि तुम हारने वाले हो। पर कोगाराशी से कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद यूना कहती है कि इस गेम के रूल मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो कोगाराशी कहता है कि मुझे नहीं लगता ये रूल्स के हिसाब से खेलेंगे, तुम जैसा चाहे वैसा खेल सकती हो। जिसके बाद हम देखते हैं इनका गेम चालू हो जाता है जहाँ पे पहली बॉल याया डालती है, पर यहाँ पे कोगाराशी जो है वो जल्दी से करके इस बॉल को मार के अपना एक पॉइंट बना लेता है। जो देख के ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ये देख के कि इनका एक पॉइंट बन चुका है यूना काफी खुश होती है और वो कोगाराशी की तारीफ भी करती है। वहीं पे कोगाराशी ने बताता है कि दरअसल एक बार पिंग पोंग के कोच ने इसे पॉजेस कर लिया था, जिस वजह से ना चाहकर भी इसे उसके साथ ट्रेनिंग करनी पड़ी थी और उस वजह से ये एक नेशनल लेवल का एक प्लेयर बन चुका है। पर ये देख के कि कोगाराशी इतना अच्छा है इस गेम में, यहाँ पे सागिरी भी अपने क्लोन्स बना लेती है और इसके ऊपर एक पिंग पोंग बॉल फेंकने लग जाती है, जिस वजह से कोगाराशी कुछ नहीं कर पा रहा होता है। वहीं पे यूना को काफी एम्बेरस फील हो रहा होता है क्योंकि सागिरी यहाँ पे कोगाराशी के बारे में यूना को काफी अजीब बातें कह रही होती है। तो यूना कहती है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पर ये कहती हुई वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे यूना के काफी पॉइंट्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोगाराशी उसकी तारीफ करता है। सागिरी फिर यूना को कहती है कि आखिरकार तुम मुझ जैसे दरिंदे की मदद क्यों कर रही हो, वो काफी ज्यादा खतरनाक है तुम्हारे लिए। पर यूना कहती है उसने आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं किया है और हम देखते हैं इसके एम्बेरस मूवमेंट की वजह से ये लोग जीत रहे होते हैं गेम को। पर कुछ ही देर बाद यूना को इस एम्बेरस की आदत लग चुकी होती है, जिस वजह से वो एक बॉल को मिस कर देती है और सागिरी का पॉइंट बन जाता है। पर यूना ये समझ जाती है कि एम्बेरस मोमेंट अब उसके लिए एक नॉर्मल बात हो चुकी है, इस वजह से वो एक पर्वर्ड बनते जा रही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सागिरी एक और पिंग पोंग बॉल से इनके ऊपर हमला कर देती है और इस बॉल को कोगाराशी मिस कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे सागिरी के पॉइंट्स बन जाते हैं। वहीं पे यूना सोच रही होती है कि सबसे एम्बेरस मोमेंट कौन सा होगा जिस वजह से ये अपने पावर्स को एक्टिवेट कर सके। वही सागिरी कह रही होती है कि कोगाराशी आज चाहे जो हो जाए तुम्हें यूरागी इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, जिसके बाद ये एक और बॉल मार देती है। पर कोगाराशी किसी तरह उस बॉल को बचा लेता है और इसकी तरफ दोबारा से फेंक देता है। सागिरी फिर कहती है कि ये तुम्हारा अंत है और हम देखते हैं वो दोबारा से इसके ऊपर बॉल फेंक देती है। तभी यूना अपने योकाता को ऊपर कर लेती है, जिस वजह से कोगाराशी को सब कुछ दिख रहा होता है और इस वजह से यूना अपने पावर को एक्टिव कर लेती है और यहाँ पे सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाती है। तो यहाँ पे कोगाराशी से कहता है कि यूना काफी हो गया है, तुम ये सारी चीजों को बंद कर सकती हो, हम इस गेम को ऑलरेडी जीत चुके हैं। पर यहाँ पे यूना इसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही होती है, वो काफी एम्बेरस फील कर रही होती है। इस वजह से वो सभी के समेत यहाँ पे सबको हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद ये लोग सब कुछ ठीक करने लग जाते हैं और गेम जीतने की वजह से कोगाराशी
कोगाराशी को अब योरागी इन से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे याया और सागिरी कहते हैं कि हम प्रॉमिस करते हैं हम दोबारा से तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, पर अगर दोबारा से वैसी हरकत तुमने की तो हम जरूर से तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देंगे, चाहे जो हो जाए। कोगाराशी कहता है कि चिंता मत करो, ऐसी हरकत मैं दोबारा से नहीं करूंगा, वैसे भी वो जानबूझ के नहीं किया था मैंने। जिसके बाद ये देखता है कि इन दोनों को कुछ भारी चीजों को उठाने में मदद चाहिए होती है, तो कोगाराशी इन दोनों की मदद करने के लिए जाने लग जाता है, पर गलती से उसका पांव फिसल जाता है और इन दोनों के बलून्स पे आ जाता है। कोगाराशी फिर इन दोनों से दोबारा से माफी मांगता है, पर ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, जिस वजह से ये दोनों इसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते कोगाराशी जब उठता है तो वो देखता है वो यूना की पावर्स की वजह से हवा में होते हैं। यहाँ पे तभी यूना की आंखें खुल जाती है, तो कोगाराशी और ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद ये दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम यूना को देखते हैं, जो कि यहाँ पे सो रही होती है। कुछ ही देर में इसकी आंखें खुलती है और ये देखते हैं कि यहाँ पे कोगाराशी नहीं होता। इसी वजह से वो उसे ढूंढने लग जाती है, पर काफी ढूंढने के बावजूद इसे कोगाराशी कहीं पे भी नहीं दिखता। तो ये यहाँ पे नाकाए को बताती है कि जब ये उठी तो कोगाराशी कहीं पे भी नहीं था, लगता है वो उसे हेट करने लगा। इसी वजह से उसने फाइनली डिसाइड कर लिया कि वो इस जगह को छोड़ के चले जाएगा। और नाकाए इसे कहती कि घबराओ मत, कोगाराशी कहीं पे भी नहीं गया, दरअसल वो अपने हाई स्कूल की सेरेमनी के वहाँ पे गया है। वहीं पे हम देखते कोगाराशी को, जो कि अपने हाई स्कूल की सेरेमनी के यहाँ पे आ चुका होता है, जहाँ पे वो सोचता है तो ये है मेरा हाई स्कूल, यहाँ से मैं अपनी नई लाइफ शुरू करूंगा। दरअसल कोगाराशी के मिडिल स्कूल और उसके जूनियर स्कूल में जब भी वो कुछ करने के लिए जाता था तो उसे घोस्ट पोजेस कर लिया करते थे। इसी वजह से उसने मिडिल स्कूल से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि वो इन सब घोस्ट पे काबू कर सके, और अब वो अपने सिर्फ एक ही पंच से सभी घोस्ट को यहाँ से भगा सकता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे यूना आ जाती है, जो कि कहती है तो कोगाराशी ये है तुम्हारे स्कूल। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। यूना इसे कहती है कि दरअसल मैं तुम्हारे हाई स्कूल का पहला दिन तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद हमें क्लास के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे कोगाराशी का एक नया फ्रेंड बनता है जिसका नाम सतोशी हायादो होता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है चिसाकी मियाजाकी इसी क्लास में है, पर कोगाराशी कहता है कि आखिरकार वो कौन है। ये से बताता है कि देखो वो जो ऑरेंज कलर वाली लड़की है वो वही है। मियाजाकी को एक बड़ी कंपनी ने ऑफर दिया था ताकि वो उनकी कंपनी के लिए मॉडल बन सके, पर उसने वो ठुकरा दिया। तभी कोगाराशी की नजर यूना पे जाती है, जो कि यहाँ पे मियाजाकी की स्कर्ट को देख रही होती है। वही कोगाराशी सोच रहा होता है कि आखिरकार यूना कर क्या रही है, पर इससे पहले ये यूना को रोकता है। यहाँ पे यूना मियाजाकी की फ्रॉक उठा देती है, जिस वजह से उसकी अंडरवेयर दिख जाती है, और इसका इल्जाम यहाँ पे ये लोग कोगाराशी के ऊपर लगाते हैं। मियाजाकी से कहते हैं कि तुम सबसे घटिया इंसान हो, आखिरकार ये सब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि जो तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके बाद भी कोगाराशी को सब लोग बुरा भला कह रहे होते हैं। वहीं पे कोगाराशी यूना से पूछता है कि आखिरकार ये सब तुमने क्यों किया। यूना इसे बताती कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बस उसकी ड्रेस देख रही थी ताकि मैं उसकी यूनिफॉर्म में चेंज हो पाऊं। कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार ये सब तुम कैसे करोगी। यूना इसे बताती है कि मैं जिस भी ड्रेस को स्कैन कर लेती हूँ मैं उस ड्रेस में चेंज हो सकती हूँ। तो ये कहता है इसका मतलब तुम अब तक बिना कपड़ों की थी। कोगाराशी की ये बात सुन के यूना बिना कपड़ों के आ जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। वही कोगाराशी कह रहा होता है कि प्लीज जल्दी से कुछ पहन लो, पर यूना को काफी एम्बेरस फील हो रहा होता है। इसी वजह से वो पूरी क्लास को उथल पुथल कर देती है। तब यहाँ पे क्लास टीचर आ जाती है, जो कि कहते हैं कि आखिरकार ये स्कूल के पहले दिन तुम सब ये क्या कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम सब काफी ज्यादा एक्साइटेड हो हाई स्कूल के पहले दिन, पर अपने आप पे काबू करो। जिसके बाद टीचर इन सबको अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं, पर वही कोगाराशी सोच रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मियाजाकी की बेइज्जती होगी और उसकी स्कर्ट ऊपर होगी, तो मुझे इस चीज के लिए माफी मांगनी चाहिए। कोगाराशी फिर कहता है कि मेरा नाम फ्यूजोरा कोगाराशी है और मैं अभी अभी इस टाउन में आया हूँ, अगर तुम मुझे इस टाउन के बारे में बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और साथ ही साथ मैं स्पिरिट मीडियम हूँ जो कि घोस्ट को कंट्रोल कर सकता है। थोड़ी देर पहले क्लास में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती है, दरअसल मेरी लाइफ एक घोस्ट ने ये सब किया था, तो उस चीज के लिए मुझे माफ कर दो और मैं वादा करता हूँ ऐसी चीज दोबारा से कभी भी नहीं होगी। पर कोई भी इसके ऊपर भरोसा नहीं करता। वो कहते हैं कि मजाक करना बंद करो कोगाराशी। जिसके बाद कोगाराशी थोड़ा सीरियस होके कहता है कि अगर तुम्हें कोई सी भी इविल स्पिरिट या मॉन्स्टर से तकलीफ हो तो तुम मेरे पास एडवाइस के लिए आ सकते हो। यूना फिर कोगाराशी से माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पे कोई भी उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तब यहाँ पे मियाजाकी आ जाती है, जो कि कहती कि कोगाराशी स्कूल के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कोगाराशी फिर स्कूल के बाद मियाजाकी से मिलते हुए कहता है कि अगर ये तुम्हारी स्कर्ट के बारे में है तो मुझे माफ कर दो। तो मियाजाकी कहती कि हाँ ये सबसे घटिया चीज थी जो तुम मेरे साथ क्लासरूम के अंदर कर सकते थे, पर मियाजाकी इसे कहती कि मैंने तुम्हें यहाँ पे उसलिए नहीं बुलाया। तो कोगाराशी से पूछता है तो तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहती कि दरअसल मैंने तुम्हें एक चीज के लिए यहाँ पे बुलाया जो कि सिर्फ तुम ही कर सकते हो। ये फिर बताती है कि जब ये नहाने के लिए जाती है इसे पानी में अजीब सी हलचल महसूस होती है। इसके घर में आजकल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज
रिलीज हो रही है और एक दिन इसने उस चीज को देख ही लिया, पर ये उस चीज पे यकीन नहीं कर पाई। एक दिन जब ये नहा के निकली तो उसने देखा है कि इसके जो खिलौने हैं वो हवा में उड़ रहे थे और ये कुछ भी समझ नहीं पा रही थी उस टाइम ये क्या करे। मियाज़ाकी फिर से कहते कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, पर तुम मेरी मदद करोगे ना? ये कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। सबसे पहले ये चीज करने के लिए हमें तुम्हारे वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है। ये सब फिर मियाज़ाकी के रूम के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे मियाज़ाकी सोच रही होती है कि ये पहली बार है जिस टाइम उसने एक लड़के को अपने रूम में एंटर करने दिया है। यहाँ पे फिर कोगाराशी कहता है तो ये तुम्हारा रूम है जहाँ पे एनिमल्स और ये सॉफ्ट टॉयज उड़ते रहते हैं। वही मियाज़ाकी काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। ये यहाँ पे ये सोच रही होती है कि उसे पता है कि कोगाराशी ने इसकी स्कर्ट ऊपर नहीं की, पर क्या पता वो मूड में आ जाए और उसके साथ कुछ उल्टी सीधी हरकतें कर दे। कोगाराशी फिर इसे कहता है तो यही वो सॉफ्ट टॉयज है जो तुम्हें दिक्कत दे रहे हैं। यहाँ पे ये कहती कि हाँ मुझे लगता है कि इन्हें किसी स्पिरिट ने पोजेस कर रखा है जो कि इन सब से अजीब अजीब चीजें करवा रही है। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है। तो यहाँ पे मियाज़ाकी कहती तुम अपनी पावर से इनकी स्पिरिट्स बाहर निकाल दोगे ना? पर यहाँ पे कोगाराशी अपनी पावर की मदद से इन सॉफ्ट टॉयज को पंचेस पे पंचेस मारने लग जाता है। तो मियाज़ाकी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि इन सॉफ्ट टॉय से वो काफी ज्यादा प्यार करती थी, इसी वजह से वो कोगाराशी को भी मार देती है। कोगाराशी कहता है कि मियाज़ाकी तुम्हारा पंच काफी ज्यादा बढ़िया था। यूना फिर कोगाराशी से पूछते है कि आखिरकार तुम उसके सॉफ्ट टॉयज को पंच क्यों मार रहे हो? वो अपने सॉफ्ट टॉयज के बारे में काफी ज्यादा केयर करती है। ये इसे बताता है दरअसल वो इन सॉफ्ट टॉयज को इसलिए मार रहा है ताकि इसके अंदर से स्पिरिट्स बाहर निकल सके। पर वहीं पे मियाज़ाकी को अब इसके ऊपर शक हो रहा होता है कि सचमुच ये स्पिरिट मीडियम है कि नहीं। वही कोगाराशी कह रहा होता है कि जो कल्प्रिट है वो इन सॉफ्ट टॉयज को कहीं बाहर से कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि इतने पंचेस खाने के बावजूद इनमें से किसी के भी अंदर से एक भी स्पिरिट बाहर नहीं निकला होता है। कोगाराशी फिर यूना को इसके अंदर चेक करने के लिए कहता है कि इसके अंदर स्पिरिट है कि नहीं। तभी यहाँ पे मियाज़ाकी पूछती है कि कोगाराशी जो यूना है क्या तुम उसे देख सकते हो? ये कहता है कि हाँ मैं उसे देख सकता हूँ, पर एक आम आदमी उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तभी यहाँ पे यूना यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज के अंदर चेक करने लग जाती है कि उसके अंदर घोस्ट है कि नहीं, पर वो देखते है ये सॉफ्ट टॉय काफी अजीब बर्ताव करने लग जाता है। तो यहाँ पे यूना काफी ज्यादा डर जाती है और इन सबको हवा में उड़ा देती है और गलती से जो कोगाराशी है वो मियाज़ाकी के ऊपर गिर जाता है, जो देख के यहाँ पे मियाज़ाकी इन दोनों को बाहर निकाल देती है। यूना और कोगाराशी फिर यहाँ से चले जाते हैं। हमें फिर शाम को मियाज़ाकी को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि लगता है उसने कोगाराशी के ऊपर ज्यादा ही गुस्सा दिखा दिया। ये फिर सोचती है ये सॉफ्ट टॉय खुद ब खुद चल सकते हैं क्या? मुझे नहीं लगता। पर तभी ये सॉफ्ट टॉय इसके ऊपर हमला कर देती है और मियाज़ाकी सोचती है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। और ये सॉफ्ट टॉय एक एक करके मियाज़ाकी के कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। मियाज़ाकी ने मना कर दिया पर इसकी बात नहीं सुनते। तभी यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है जो कि इनके ऊपर हमला कर देता है और इससे कहता है तुम ठीक तो हो ना? ये कहती कि हाँ। कोगाराशी फिर कहता है कि चलो कल्प्रिट को पकड़ते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कोगाराशी अपनी पावर की मदद से उस कल्प्रिट तक पहुंचने का एक रास्ता बना देता है और उस रास्ते को यहाँ पे यूना फॉलो करने लग जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे कोगाराशी और साथ ही साथ मियाज़ाकी भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद ही उस कल्प्रिट तक पहुंच जाते हैं। पर ये कल्प्रिट कहता है तो तुम लोग हो जो कि मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो, पर तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम साइकिक पावर यूज कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं ये अपनी पावर की मदद से यहाँ पे एक मॉन्स्टर को बुला लेता है और इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के मियाज़ाकी कहती है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, पर कोगाराशी से कहता है कि तुम एक जगह छुप जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं जो कोगाराशी है वो अपनी पावर की मदद से इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और ये मॉन्स्टर हार जाता है। जिसके बाद कोगाराशी कहता है कि अब अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हो क्या तुम? ये आदमी फिर अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक 10 साल की छोटी सी बच्ची होती है। इसने जो भी कुछ किया होता है इस चीज के लिए माफी मांगती है और अपना नाम बताती है। इसका नाम कोजा शिगाराकी होता है। कोजा फिर इन सबको बताती है दरअसल ये सुपर नेचुरल रैकून्स की विलेज के यहाँ से आई है और 10 साल के बाद इन्हें विलेज छोड़ना पड़ता है, पर उससे पहले इन्हें सॉर्सरी सिखाई जाती है ताकि ये किसी भी इंसान का भेष ले सके और इंसानों की दुनिया में घुल मिल सके। पर कोजा इंसानों का रूप ठीक से नहीं ले पाती, इसी वजह से वो काफी दिनों से यहाँ पे खाली से टेम्पल में अकेले अपना टाइम बिता रही है। पर उसे पता है कि रकून क्लैन के मेंबर्स ऐसे अपनी जिंदगी नहीं काट सकते, इसी वजह से उसने जानबूझ के एक लीफ को यहाँ पे मियाज़ाकी के सॉफ्ट टॉयज के ऊपर रखा था ताकि वो उसे ऑब्जर्व कर सके। ये फिर इन्हें बताते कि दरअसल मैं एक ही चीज पे चूक रही हूँ इंसानों के, वो है उसके बलून्स। अगर वो मुझे ठीक से पता चल गए कि किस साइज के मुझे बनाने हैं तो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन एकदम बढ़िया हो जाएगी, जिसके बाद मैं तुम्हें दोबारा से कभी भी तंग नहीं करूंगी। और इसी वजह से मैं यहाँ पे मियाज़ाकी के बलून्स को देखना चाहती हूँ सिर्फ एक बार, उसके बाद में दोबारा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। मियाज़ाकी इसे कहती है अब उसे इसका रीजन पता चल गया है तो उसके बलून्स को वो देख सकती है। जिसके बाद कोजा इसका शुक्रिया करती है, उसके बलून्स को खोल देती है और उसके बलून्स को देखने लग जाती है। पर ऐसा करने के बाद मियाज़ाकी काफी एम्बैरेस फील करी होती है तो वो कोगाराशी को कहती है तुमने कुछ देखा तो नहीं? ये कहता है मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा। इसके बाद कोगाराशी कोजा को यहाँ पे यूरागिन के यहाँ पे ले आते हैं और आज से कोजा यहीं पे रहेगी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कोगाराशी और यूना को जो कि यहाँ पे स्कूल के यहाँ जा रहे होते हैं। तो कोगाराशी
कहता है तुम तो एक बॉन्ड स्पिरिट हो, आखिरकार तुम युरागी के बाहर कैसे आ सकती हो। यूना कहती है इस बारे में मुझे भी ठीक से नहीं पता, काफी समय तक मैं युरागी के बाउंड्रीज के बाहर नहीं आ पा रही थी, पर कुछ एरर्स की वजह से अब मैं बाहर निकल सकती हूँ, पर सिर्फ सोने के समय मैं युरागी से दोबारा से बॉन्ड हो जाती हूँ। उतने में ये लोग देखते हैं यहाँ मियाजाकी आ जाती है जो कि इन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। वो फिर इनसे पूछती है कि आखिरकार कोजा का क्या हुआ। कोगाराशी से बताता है कि कोजा अब युरागी इनके यहाँ पे और वो इनके साथ अब रहने लगी है, पर बलून्स को लेके उसका ऑब्सेशन अब तक गया नहीं है, वो हर किसी के बलून्स को चेक करते रहती है। तो यहाँ पे मियाजाकी कहती है कि उसे कहना कि मैं उसे जरूर से मिलने के लिए आऊंगी। मियाजाकी फिर इसे कहती है कि मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है तुम्हारी पेमेंट करने के लिए, पर तुम ये कुकीज ले सकती हो। तो यहाँ पे ये कहता है कि सचमुच 10 साल के बाद मुझे ऐसा कोई गिफ्ट दे रहा है, तुम्हारा शुक्रिया मियाजाकी, मुझे आज से पहले किसी ने भी ऐसा गिफ्ट नहीं दिया है, सचमुच ये गिफ्ट सबसे बढ़िया है मियाजाकी, तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे मियाजाकी इन्हें बाय बाय कह के यहाँ से चली जाती है। यूना फिर कोगाराशी को कहती है कि मुझे चलना चाहिए, अगर मैं तुम्हारे से स्कूल दोबारा से गई तो शायद से मैं तुम्हें दोबारा से ट्रबल में डाल सकती हूँ, पर ये कहता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कल तुम इतना सारा बखेड़ा नहीं क्रिएट करती तो शायद ही मैं मियाजाकी और कोजा से मिल पाता और उन्हें अपना दोस्त बना पाता, तो तुम्हारा शुक्रिया। और तुम्हें पता है कि पहली बार मुझे किसी ने स्नैक्स दिए खाने के लिए, ये काफी ज्यादा डिलीशियस है। एपिसोड की शुरुआत में हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक इंसान के बाल खींच लेता है। तभी यहाँ पे सागरी आ जाती है जो कि डीमन स्लिंग निंजुत्सु का यूज करके इस डीमन को मार गिराती है। सागरी फिर अपने साथी को बताती है कि उसने हेयर ईटिंग मॉन्स्टर को मार गिराया और मिशन उसने कंप्लीट कर दिया है। तभी इसकी साथी से कहती है कि तुम्हारे यहाँ कोई स्प्रिट मीडियम बॉय आएगा। तो ये कहते हैं कि कोगाराशी आखिरकार तुम्हें उसे क्या लेना है। ये कहते हैं कि वो हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हमें फिर अगले दिन स्कूल के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं यूना को जो कि कहती है ये तो सागरी है। तो कोगाराशी से पूछता है कि सागरी यहाँ पे क्या कर रही है। यूना इसे बताती कि तुम्हारे जैसे सागरी भी यहाँ पे फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है, क्या तुम्हें पता नहीं है। कोगाराशी कहता है मैं पहली बार ये सुन रहा हूँ। तभी यहाँ पे इसका दोस्त सातोशी आ जाता है जो कि कहता है कि अमानु क्या तुम उसे पसंद करते हो, वो काफी ज्यादा सुंदर लड़की है, वो मेरे मिडिल स्कूल में आई थी और वो काफी ज्यादा सुंदर थी। जब वो हमारे स्कूल में पहली बार आई थी तो काफी ज्यादा सुंदर थी, इसी वजह से हर कोई उसी के बारे में बात किया करता था। पर जल्दी ही उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ देख के और मेल हेटिंग पर्सनालिटी को देख के लोगों ने उससे दूरी बना ली। यूना फिर इसे बताती है दरअसल सागरी बचपन में ज्यादातर गर्ल्स स्कूल में जाया करती थी, इसी वजह से उसे लड़कों की आदत नहीं है। तभी यहाँ पे सागरी आ जाती है जो कि कहती कि कोगाराशी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम 2 मिनट के लिए टेरेस के यहाँ पे आ सकते हो। ये लोग फिर टेरेस के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। ये इसे बताती है तुम एक स्पिरिट मीडियम हो तो मैं तुम्हें च्यूमन निंजा की तरह हायर करना चाहती हूँ एक असाइनमेंट के लिए। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते कोगाराशी को जहाँ पे ये योकाई को हंट करने के लिए सागरी की मदद करने के लिए आया होता है, पर यहाँ पे यूना नहीं आई होती है क्योंकि जहाँ पे ये लोग जा रहे हैं वो जगह काफी खतरनाक हो सकती है। तभी कोगाराशी देखता है कि यहाँ पे सागरी को 2 लोग परेशान कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है, पर सागरी इन दोनों को अकेले ही संभाल लेती है और ये लोग इससे डर के भाग जाते हैं। सागरी फिर कुछ कपड़ों से भरा हुआ बैग इसे दे देती है और इसे पहनने के लिए कहती है क्योंकि इसकी इन्हें जरूरत पड़ने वाली है। ये फिर इसे एक पार्क के यहाँ ले आती है और बताती है कि यहाँ पे यंग कपल्स के साथ काफी अजीब चीजें हो रही है और जब निंजा विलेज ने यहाँ पे जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला ये योकाई का काम है। विक्टिम हमेशा कपल्स होते हैं, इसी वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं योकाई को ढूंढ सकूं और उसको हम मार सके। और मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा कपड़े इसलिए पहनने के लिए गए थे क्योंकि योकाई दूसरों के कपड़े फाड़ देता है। तो कोगाराशी से पूछता है इसका मतलब इन कपड़ों के ऊपर कोई फोर्स फील्ड लगी हुई है जिस वजह से वो मॉन्स्टर इन कपड़ों को नहीं फाड़ सकता। तो ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रेगुलर क्लॉथ्स है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करने वाले। तो कोगाराशी कहता है इसका मतलब जब वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारे भी कपड़े वो फाड़ देगा। तो ये कहती है आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। ये कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। ये लोग फिर इस पार्क में घूमने लग जाते हैं ताकि वो उस मॉन्स्टर को बाहर निकाल सके, पर काफी देर के बाद वो मॉन्स्टर बाहर नहीं आ रहा होता। तो यहाँ पे सागरी कहती है कि लगता है मैं लड़की जैसी नहीं देखती हूँ, इसी वजह से वो ब्लैक स्पाइडर बाहर नहीं आ रहा और अगर ऐसी बात है तो मेरा ये मिशन फेल हो जाएगा। पर कोगाराशी कहता है कि हार मत मानो, मेरे हिसाब से हम दोनों को हाथ पकड़ के चलना चाहिए क्योंकि वो कपल्स के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे सागरी इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि चलो, पर तभी वो ब्लैक स्पाइडर इनके चारों ओर एक फॉग से बना देता है और इनके ऊपर हमला करने की तैयारी कर चुका होता है वो। और कुछ ही देर बाद वो सागरी के ऊपर हमला भी कर देता है और उसके कपड़े फट जाते हैं, साथ ही साथ जो कोगाराशी की टी शर्ट है वो पूरी तरह गायब हो जाती है और उसकी जो पैंट है वो फटने लग जाती है। पर कोगाराशी अपनी ताकत की मदद से स्पाइडर की जो फॉग है उसे दूर कर देता है और उसके कपड़े फट नहीं रहे होते हैं और इसके सामने वो स्पाइडर अपीयर हो जाता है जो कि काफी बड़ा
बड़ा होता है। और इसे देखते यहाँ पे सागरी डीमन स्लेइंग निंजुत्सु का यूज करके स्पाइडर को टुकड़ों में बांट देती है और ये स्पाइडर मारा जाता है। पर गलती से सागरी यहाँ पे कोगाराशी के ऊपर गिर जाती है और उसकी जो आखिरी उम्मीद है वो भी फट जाती है। सागरी इस चीज से काफी ज्यादा एम्बेरस होती है, पर ये लोग अपने कपड़े पहन के यहाँ से निकल जाते हैं। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं याया को, जो कि कैट गॉड की यहाँ पे सो रही होती है। तो कोगाराशी उसे आवाज लगाता है कि खाना बन चुका है, अब तुम नीचे आ सकती हो। पर इससे पहले याया नीचे आती है, उसका पैर फिसल जाता है। पर तभी यहाँ पे कैट गॉड उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी बात यहाँ पे सागरी उसे बताती है ये कैट गॉड्स का नेचर होता है, वो अपने होस्ट को प्रोटेक्ट करते रहते हैं। कैट गॉड जिस भी इंसान को पोजेस करते हैं वो उसे अलग तरह की ताकत देते हैं, जिस वजह से वो किसी से भी लड़ सकता है। और ह्यूमन निंजा आर्मी के लिए कैट गॉड योकाई हार्मलेस होती है। तो कोगाराशी पूछता है कि आखिरकार कैट गॉड ने याया को क्यों पोजेस कर रखा है। तो यहाँ पे याया इसे बताती है क्योंकि हम दोनों दोस्त है। पर यहाँ पे सागरी इसे बताती है दरअसल ये उसके अंदर पहले से ही थी, वो काफी समय तक उसके अंदर स्लीप करी थी, पर एक पर्टिकुलर इवेंट की वजह से उसके अंदर से बाहर आ गई। कैट गॉड चाहे याया से जितनी भी दूर चली जाए वो वापिस उसी के पास आ जाती है, तुम उसे प्यार भी कह सकती हो। उतने में यहाँ पे कोइजो कहती है मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे मिस नाकाई की डिलीशियस कुकिंग डेली खाने को मिलती है। तो यहाँ पे नाकाई कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया ये कहने के लिए। नाकाई ने एक और बात बताती है कि कल ये हॉट स्प्रिंग एसोसिएशन के एनुअल ट्रिप के लिए जा रही है। तो यहाँ पे सागरी कहती है कि आप चिंता मत करिए, हम सब ने प्लान किया है कि हम सब कुकिंग को स्प्लिट कर लेंगे ताकि हम अच्छा अच्छा खाना खा पाए। तो नाकाई इन सब का शुक्रिया करती है इसके लिए, ये सब करने के लिए। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ नाकाई अपने ट्रिप के लिए निकल जाती है और पहली बार नाकाई की कुकिंग की बारी आती है, पर वो यहाँ पे सबको कैट फूड दे देती है। तो ये लोग कहती है ये तो जानवरों का खाना है। तो ये कहती है तुम लोग जानवरों से कम हो क्या। और उसके अगले दिन नॉनको की खाना बनाने की बारी आती है, वो कहती है कि तुम जो चाहे वो खा सकते हो। और हम देखते हैं ये पैकेज फूड होता है और साथ ही साथ यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी होती है, जो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जिसके बाद अगले दिन कोई अच्छा सा डिलीशियस सा खाना बनाता है और ये खाना यूना ने बनाया होता है। वो कहती है ये सब खाना मैंने बनाया, तुम इन सबको खा सकती हो। पर जब ये लोग खाने के लिए बैठते हैं और जब पहले निवाला कोगाराशी अपने मुंह में डालता है तो वो उस खाने को उगल देता है, क्योंकि यहाँ पे यूना ने नमक की जगह चीनी डाल दी थी। जिसके बाद सागरी कहती कि लगता है मेरे अलावा यहाँ पे और कोई कुकिंग नहीं कर सकता। पर जब सागरी सभी के लिए खाना बनाती है तो उस खाने की स्मेल से ही सभी लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर अगले दिन इनके लिए कोई यहाँ पे भुनी हुई मछली बनाता है, जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस लग रही होती है। ये लोग इसे खाती समझ जाते हैं ये किसी अच्छे कुकर ने बनाया है। तो यहाँ पे कोगाराशी कहता है इस खाने को मैंने बनाया है। ये फिर इन सबको बताता है कि करीब 3 साल के लिए इसे फिश ग्रिल करने वाले घोस्ट ने पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने इसे 3 साल तक ट्रेनिंग दी, जिस वजह से ये फिश को ग्रिल करना अच्छे से सीख चुका है। और इतने दिन बाद इतना अच्छा खाना खाने के बाद ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद ये लोग इसे हवा में उड़ाने लग जाते हैं। तब यहाँ पे नाकाई आ जाती है, जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। ये लोग फिर इससे पूछते हैं कि आखिरकार उसका ट्रिप कैसा गया। वो कहती है इसका ट्रिप काफी अच्छा गया। पर पता नहीं उसके बाद याया को क्या होता है, वो कोगाराशी को हर जगह फॉलो करने लग जाती है और कोगाराशी उससे पूछता है कि उसे उससे कुछ काम है क्या, पर याया उसे कुछ नहीं कहती। एक दिन याया कोगाराशी के बेड पे जाके सो जाती है और वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। जिसके कुछ दिन बाद यहाँ पे जब कोगाराशी नहा रहा होता है तो याया उसके पीछे से आ जाती है। तो कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और कोगाराशी इतने हड़बड़ी में होता है वो गलती से शावर को चला देता है, जिस वजह से याया पूरी तरह भीग जाती है। जिसके बाद याया को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर पंजा मार देती है। याया फिर कोगाराशी से माफी मांगती है। तो कोगाराशी कहते हैं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। यहाँ पे यूना फिर इसे बताती है दरअसल याया को गर्म पानी से नफरत है, इसी वजह से वो हमेशा पानी का टेम्परेचर चेक करके ही नहाती है। कोगाराशी फिर याया से पूछता है कि कुछ दिनों से तुम काफी अजीब हरकतें कर रही हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ काम है तो तुम मुझे डायरेक्टली कह सकती हो। पर तभी यहाँ पे यूना कोगाराशी को कहती है अगर मुझे ध्यान से याद है तो जब से उसने तुम्हारी ग्रिल फिश खाई है तब से वो तुम्हारा पीछा कर रही है। तो कोगाराशी कहता है इसका मतलब तुम मेरी ग्रिल फिश दोबारा से खाना चाहती हो। ये फिर याया के लिए फिश को ग्रिल करने लग जाता है और सागिरी को कह रहा होता है कि अगर उसे यही खाना था तो वो मुझे शुरू में ही कह सकती थी। पर सागिरी से बताती है कि तुम्हें जाने हुए उसे काफी कम समय हुआ है, इसी वजह से तुमसे एक फेवर मांगना उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड था। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे कोगाराशी याया के लिए ग्रिल फिश ले आता है। तो याया अपने कैट गोड को बाहर बुला लेती है, जिसके बाद यहाँ पे याया अपने कैट गोड को वो सारी फिश खिला देती है। वो कहती है दरअसल मेरी कैट गोड इन फिश को खाना चाहती थी और ये उसे काफी पसंद आता है, जिस वजह से वो कोगाराशी के पास आ जाती है। ये देख के कोगाराशी समझ आता है कि याया दिल की बुरी नहीं है, वो बस अपने कैट गोड के लिए सब कुछ करना चाहती है। याया फिर कोगाराशी को कहती है क्या तुम दोबारा से मेरे लिए फिश ग्रिल करके दोगे क्या। कोगाराशी कहता है हाँ बिल्कुल, जब भी तुम चाहो। और उसके बाद से जब भी याया को ग्रिल फिश खाने का मन करता है वो यहाँ पे कोगाराशी का पीछा करने लग जाती है और कोगाराशी समझ जाता है। वहीं पे ये लोग सोच रहे होते हैं कि वो धीरे धीरे इसे टेम कर रहा है।
एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं मियाजाकी को, जो कि कहती है क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार यूना कैसे दिखती है। यूना एक लड़की का नाम है कि नहीं? कोगाराशी कहता है कि हाँ। तो ये कहता है कि मैं सोच रही थी कि आखिरकार उसका चेहरा कैसा दिखता है, क्या वो अभी यहीं पे है? कोगाराशी से कहता है कि हाँ वो अभी यहीं पे है। तो ये कहती है क्या मैं उसके साथ फोटो खिंचवा सकती हूँ क्या? मैं देखना चाहती हूँ कि आखिरकार वो कैसे दिखती है। पर यूना इसे मना कर देती है। वो कहती है वो इसके साथ फोटो नहीं खिंचवा सकती। तो कोगाराशी मियाजाकी को कहता है कि यूना कह रही है वो तुम्हारे साथ फोटो नहीं खिंचवा सकती। मियाजाकी फिर इसे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं यूना से बात कर सकूं? दरअसल मुझे कोजा इंसिडेंट के लिए उसका शुक्रिया करना है। पर कोगाराशी से बताता है उसके लिए तुम्हें करीब 10 साल तक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसके बाद ही तुम घोष से बातचीत कर सकते हो और उसे देख सकते हो। पर उसके अलावा भी मेरे पास एक आसान रास्ता है। कोगाराशी फिर यूना और मियाजाकी को एक पेन और पेपर पकड़ा देता है, जिससे ये दोनों एक दूसरे से लिखकर बात कर सकते हैं। और हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाती है, वो भी क्लास के बीच में। यूना यहाँ मियाजाकी को बताती है दरअसल जिस रूम में कोगाराशी रहता है वो उस रूम की बॉन्ड घोस्ट है और वो वहीं पे रहती है और ये दोनों एक ही रूम पे सोते हैं। ये देख के मियाजाकी कोगाराशी को गुस्से से देखने लग जाती है। वही कोगाराशी सोच रहा होता है कि आखिरकार अब मैंने क्या कर दिया। यहाँ पे मियाजाकी फिर यूना से पूछती है क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यूना इसे बताती है कि वो एक घोस्ट है और किसी को डेट करने का आइडिया ये कभी भी नहीं सोच सकती है। तो यहाँ मियाजाकी से बताती है कि यहाँ पे कोगाराशी एक मर्द है और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। पर यहाँ पे यूना इसे समझाती है कि कोगाराशी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मियाजाकी फिर एक क्लासरूम के यहाँ पे कुछ काम करने लग जाती है, जिसमें यूना भी इसकी मदद करती है। तो मियाजाकी इसका शुक्रिया करती है इसकी मदद करने के लिए। पर यूना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। यूना फिर मियाजाकी को बताती है वो पहली पर्सन है जिससे यूना ने इतनी देर तक बात की है और वो उससे माफी भी मांगती है उसके क्लासरूम के वहाँ पे स्कर्ट उठाने के लिए। तो मियाजाकी कहती है कि हाँ तुम मेरे स्कूल यूनिफॉर्म के एग्जाम करना चाहती थी ना, तुम उसे कर सकती हो। जिसके बाद मियाजाकी अपने कपड़े उतार देती है। तो यूना इसके लिए उसका शुक्रिया करती है। मियाजाकी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं थोड़ी क्यूरियस हुआ आखिरकार तुम कैसे दिखती हो यूना। यूना फिर इसे कहती है कि तुम मेरे चेहरे को छू सकती हो। यूना फिर इसका हाथ लेके अपने चेहरे पे लगा देती है, जिससे यहाँ पे मियाजाकी भी यूना के चेहरे को महसूस कर पा रही होती है। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है, जो कि यहाँ पे मियाजाकी की मदद करने के लिए आया होता है। पर ये दोनों काफी घबरा चुके होते हैं, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और यहाँ पे मियाजाकी के जो कपड़े हैं वो थोड़े ढीले हो जाते हैं। ये तीनों फिर स्कूल की छत के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे यूना इन दोनों को ट्रांसफॉर्म होकर दिखाना चाहती थी कि आखिरकार ये नई स्कूल की यूनिफॉर्म में कैसे दिखती है। यूना फिर इन दोनों से पूछते है कि आखिरकार वो कैसे दिख रही है। यहाँ कोगाराशी तो उसे कहता है कि तुम काफी अच्छी दिख रही हो, पर मियाजाकी उसे अभी भी नहीं देख सकती। मियाजाकी फिर इसे पूछती है कि आखिरकार यूना तुम फोटो क्यों नहीं खिंचवाती हो। ये इसे कहती है कि दरअसल जब भी मैं किसी के साथ फोटो खिंचवाती हूँ वो लोग मुझे फोटो में देख के डर जाते हैं। पर मियाजाकी इसे कहती है उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। ये फिर यूना के साथ एक सेल्फी खिंचवाती है, पर इस सेल्फी में यूना का चेहरा बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता है, सिर्फ एक घोस्ट के अलावा, जिसे देख के ये थोड़ी डर तो जाती है। तो यूना कहती है कि देखा मैंने क्या कहा था। पर यहाँ पे मियाजाकी इसको थोड़ा एडिट करके उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन डाल देती है। वो कहती है तुम काफी सुंदर दिख रही हो। तो यूना इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कोगाराशी और यूना युरागी इनके यहाँ पे आ चुके होते हैं। तभी ये लोग नोनो को देखते हैं, जो कि कहती है कि मैं अभी अभी एक अच्छा बात लेके आई हूँ। तभी यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि अगर देखा जाए तो तुम हमेशा युरागी इनके यहाँ पे रहती हो, आखिरकार तुम अपना खर्चा कैसे निकालती हो। तभी यहाँ पे एक लड़की आ जाती है, जो कि कहती है कि नोनो को सेंस है, आपको पता भी है मैं आपको कितने देर से ढूंढ रही हूँ, आप आखिर कहाँ पे थी। मुझे ये मत कहना कि आप डेडलाइन के समय पे बात ले रही थी। कोगाराशी फिर इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। ये इसे बताती है कि लगता है आप युरागी इनके यहाँ पे रहते हो, मुझे माफ करना, मेरा नाम हाशिरामा रूई है और मैं सेंसे का चीफ एडिटर हूँ। नॉन को फिर इन्हें बताती है कि दरअसल वो एक मांगा आर्टिस्ट है और रूई उसी के साथ काम करती है। नॉन को फिर इन्हें अपना रूम दिखाती है, जो कि काफी गंदा हुआ पड़ा होता है। यहाँ पे नॉन को ने बियर की बोतल और काफी सारी चीजें फेंक रखी होती है। रूई फिर कोगाराशी को बताती है कि दरअसल नॉन को सेंसे का जो होम असिस्टेंट था वो अभी हॉस्पिटल में, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था। तो नॉन को कहती है इसने बिल्कुल सही कहा और इस महीने की जो मांगा की डेडलाइन है वो कल है और अभी भी काफी सारे ब्लैंक पेजेस है जिन्हें मुझे भरने हैं, वहाँ पे ड्राइंग बनानी है ताकि इस मांगा को कल मैं पब्लिश कर सकूं। नॉन को फिर कोगाराशी को कहती है उसे इस चीज के लिए इसकी मदद चाहिए। तो कोगाराशी इस चीज के लिए राजी हो जाता है और ये लोग इस काम को शुरू कर देते हैं। उतने में रूई कोगाराशी को कहती है तुम इस चीज में काफी ज्यादा अच्छे हो, क्या पहले भी तुमने ये चीज कर रखी है। कोगाराशी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मुझे एक बार मांगा आर्टिस्ट के घोस्ट ने पोजेस कर लिया था और उसी समय इस काम को मैंने सीखा था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नॉनको ने इस मांगा को क्रिएट किया है। मुझे कभी नहीं लगा था कि अल्कोहल के अलावा वो और किसी चीज में इंटरेस्टेड होगी। वहीं पे हम देखते हैं नॉनको को, जो कि खुद की मांगा पढ़ के खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रही
थी जो कि उसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे रुई कोगाराशी को बताता है कि नोनको सेंसे कभी कभी अपने काम का फ्रस्ट्रेशन अपने मांगा के ऊपर भी निकाल देती है। वहीं पे नोनको का दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है। तो रुई से पूछती है कि आखिरकार सेंसे आपको क्या हुआ। ये से कहती है कि मैं कहानी के एक सीन पे अटक गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तो रुई कहती है ये तो वही सीन है जिसमें मेन कैरेक्टर के ऊपर एक एग्रेसिव बॉय हमला कर देता है। ये कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसमें हमें कोगाराशी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, हमें रेफरेंस फोटो चाहिए होंगे इसके कुछ। नॉन को फिर हाई स्कूल की स्टूडेंट के कपड़े पहन लेती है और कहती है कोगाराशी तुम मेरे ऊपर अब हमला कर सकती हो। तो कोगाराशी कहता है क्या ये कपड़े पहनना जरूरी है तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। कुछ देर बाद इन दोनों की फोटो खींचना चालू हो जाती है, जिस वजह से कोगाराशी को यहाँ पे नॉनको को जोर से पकड़ना होता है, पर वो ऐसा कर नहीं रहा होता है। तो यहाँ पे नॉनको से कहती है कि तुम्हें पकड़ना पड़ेगा मुझे, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी। इसी वजह से यहाँ पे कोगाराशी को हर वो काम करना पड़ता है जो नॉनको कह रही होती है। और कुछ देर बाद ये सारी फोटो खिंच जाती है। रुई फिर कोगाराशी को हाई स्कूल की लड़की के कपड़े भी पहनने के लिए कहती है और यहाँ पे ये दोनों फोटो खींच लेते हैं। पर यहाँ पे कोगाराशी काफी ज्यादा हिल चुका होता है अब, और काफी देर काम करने के बाद ये लोग उस मांगा की डेडलाइन से पहले उस मांगा को क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें रुई का काफी बड़ा हाथ होता है। कोगाराशी फिर नॉनको को कहता है कि लगता है तुम्हें इस काम से काफी ज्यादा प्यार है। ये कहती है तुम ऐसा समझ सकती हो, दरअसल काफी समय पहले मैं सागिरी की तरह एक योकाई हंटर थी। उस समय मैं काफी अच्छी लड़की हुआ करती थी, जो मुझे कहा जाता था वो मैं करती थी और योकाई से मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ती थी। पर एक दिन एक योकाई से लड़ते हुए मुझे काफी बुरी चोट आई और मैं मरने के कगार पे पहुंच गई और मुझे लगा कि क्या मेरा अंत ऐसे ही हो जाएगा बिना अपनी लाइफ को एंजॉय किए। पर उस समय मेरी जान बच गई, जिसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी लाइफ में वो करूंगी जो मैं करना चाहती थी, जिस वजह से मैंने अलग अलग स्किल को ट्राई करने का फैसला किया। मैंने मांगा को भी ट्राई किया था, इसी वजह से मुझे ये अच्छा लगा। पर मुझे अभी भी लगता है कि मैं बैटल से अभी भाग रही हूँ। तो ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम योकाई को हंट करने से अपने आप को रोक सकती हो। हमें फिर कुछ घंटों बाद दिखाया जाता है जहाँ पे इनका काम खत्म हो जाता है। तो रुई यहाँ पे इनका शुक्रिया करके यहाँ से चली जाती है। पर यहाँ पे अब नॉनको काफी ज्यादा थक चुकी होती है। वो सोच रही होती है कि अब वो एक ठंडा बियर पिएगी। पर यहाँ पे कोगाराशी जाने लग जाता है। तो नॉनको कहती है कि रुको, हमें एक दूसरे के साथ बियर पीना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे नॉनको बियर निकाल लेती है और यहाँ पे कोगाराशी उसका साथ देके यहाँ बियर पीने लग जाता है। पर ज्यादा बियर पीने की वजह से यहाँ पे नॉनको को चढ़ जाती है और वो अजीब हरकतें करने लग जाती है। तो कोगाराशी कहता है क्या तुम्हें चढ़ गई है। ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और वो कोगाराशी को गले लगा लेती है। उतने में यहाँ पे योरागेन की सारी लड़कियां आ जाती है, जो कि इनसे पूछती है क्या तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। पर सागिरी देखती है कि नॉनको ने यहाँ पे कोगाराशी को गले लगा रखा है। पर ये देख के उसे कुछ गलती लगता है, इसी वजह से उसे मारने के लिए दौड़ती है। पर यहाँ पे बीच में यूना उसे कहती है कि इसमें कोगाराशी की कोई गलती नहीं है, नॉनको थोड़ा ड्रंक हो रखी है, इसी वजह से वो ये सारी चीजें कर रही है। तभी यहाँ पे नॉनको अपनी योकाता उतार देती है और कहती है कि चलो सेलिब्रेट करते हैं, मेरा काम अब खत्म हो चुका है। पर यहाँ पे यूना उसे कहती है कि नॉनको अपनी योकाता तो पहन लो। वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं नाकाए को, जो कि यहाँ पे खाना बना रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे सभी लोग खाने के लिए बैठ जाते हैं और इन सबको ये फूड काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूना और कोगाराशी के स्कूल जाने का समय हो चुका होता है और ये लोग चले जाते हैं। नाकाए फिर इन सबको बाय बाय कह के यहाँ पे अपना काम करने लग जाती है और जैसे इसका काम खत्म होता है ये मिडिल स्कूल के बच्चों की ड्रेस में आ जाती है। जिसके बाद ये भी अपने मिडिल स्कूल के लिए निकल जाती है। ये मिडिल स्कूल क्यों जा रही है और किस लिए जा रही है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। पर रास्ते में ही देखते कि कोगाराशी और यूना वापस आ रहे होते हैं, क्योंकि कोगाराशी कुछ भूल चुका होता है। पर यहाँ पे नाकाए सोचती है कि अगर उन लोगों ने इसे इस ड्रेस में देखा तो ये पकड़ी जाएगी। इसी वजह से नाकाए अपनी लक मैनिपुलेशन का यूज करके कोगाराशी के ऊपर बैड लक दे देती है, जिस वजह से एक पिगे उसके ऊपर हमला करके उसे यहाँ से दूर ले जाता है। अगर आपको नाकाए की ताकत के बारे में नहीं पता है तो नाकाए एक हाउस होल्ड की प्रोटेक्टर है और साथ ही साथ उसकी जो पावर है वो दूसरों को बैड लक या गुड लक देना है। पर जैसा कि आपको पता ही है कि हर चीज की एक कीमत होती है। यहाँ पे नाकाए एक कुत्ते के ऊपर पांव रख देती है, जिसके बाद वो कुत्ता इसका पीछा करने लग जाता है। दरअसल नाकाए जिस भी इंसान को बैड लक या गुड लक देती है वो चीज उसके साथ भी होती है और ये चीज इसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो बैड लक या फिर गुड लक चीज इसके साथ कब होगी। जिसके बाद हम देखते हैं नाकाए यहाँ पे मिडिल स्कूल के यहाँ पे आ जाती है, जहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं। यहाँ पे नाकाए की दो दोस्त भी होती है जो कि उसे गुड मॉर्निंग कहती है। नाकाए भी इन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। जिसके बाद ये दोनों लड़कियां यहाँ पे कुछ आइडल्स के बारे में बात करने लग जाती है कि वो कितने ज्यादा सुंदर है। नाकाए सोच रही होती है कि आखिरकार इस एज की लड़कियां ऐसी बातें कैसे कर सकती है। पर नाकाए भी चीज को अब एंजॉय करना चाहती है, इसी वजह से वो भी यहाँ पे किसी न किसी के बारे में बात करने लग जाती है। वो इन्हें बताती है कि इसे कौन सा आइडल पसंद है। इसके बाद नाकाए की क्लास चालू हो जाती है, जहाँ पे नाकाए काफी सारा काम करती है। जिसके बाद इनकी आउटडोर क्लास होती है, जहाँ पे ये ड्राइंग करती है। नाकाए को यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद नाकाए की मुलाकात एक बूढ़े इंसान से होती है, जिसे ये काफी समय से जानती है। दरअसल ये बूढ़ा इंसान
इंसान इस स्कूल का प्रिंसिपल है और नाकाए इसे काफी समय से जानती है। ये बूढ़ा इंसान नाकाए से जब मिला था जब ये बच्चा था और नाकाए की एज तब से लेकर अब तक सेम ही है। दरअसल यूरागी इनका ओनर हॉट स्प्रिंग एसोसिएशन यहाँ पे नाकाए को काफी अच्छे से रखते हैं, इसी वजह से वो इस स्कूल को भी ज्वाइन कर पाई। ये आदमी फिर नाकाए को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी उम्र हमेशा 13 साल के एक बच्चे जितनी ही रहेगी, पर कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकती हो। यहाँ पे कहानी फिर थोड़ा आगे जाती है जहाँ पे हम देखते हैं नाकाए और उसकी दोस्तों को जो कि एक रेस्टोरेंट के यहाँ पे खाना खाने के लिए आ चुके होते हैं, पर तभी यहाँ पे कुछ हाई स्कूल के लड़के इन्हें सताने लग जाते हैं। पर नाकाए इन्हें कहते हैं कि हमें यहाँ से जाने दो, पर ये लोग इसकी बात नहीं सुनते। तो नाकाए अपनी बैड लक का यूज इसके ऊपर करती है। तभी यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है जो कि कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रहे हो। ये इसकी बात नहीं सुनते हैं, इसी वजह से कोगाराशी ने बहुत बुरी तरह मारता है। ये लोग फिर यहाँ से भाग जाते हैं, पर नाकाए अपना चेहरा छुपा लेती है इससे पहले कोगाराशी उसका चेहरा देखे। नाकाए की फिर दोनों दोस्त यहाँ पे कोगाराशी का शुक्रिया करती है, पर कोगाराशी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिसके बाद कोगाराशी अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए निकल जाता है। कोगाराशी फिर रात को यूरागी इनके यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे नाकाए इसका स्वागत करती है। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कोगाराशी और यूना को जो कि यहाँ पे एक दिन डेट के लिए आए होते हैं। यहाँ पे इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार डेट में क्या क्या करते हैं। कहानी फिर कुछ समय पहले जाती है जहाँ पे हमें पता चलता है कि यूना को अब तक याद नहीं आया होता है कि आखिरकार उसकी आखिरी इच्छा क्या थी मरने से पहले। तो नाका यहाँ पे यूना को कहती है क्या तुम किसी जगह पे जाने में इंटरेस्टेड हो। तो यूना कहती है ऐसी कोई जगह नहीं है। तो ये कहती है तुम इस टिकट को रख सकती हो, तुम और कोगाराशी इस जगह पे जा सकती हो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। नाकाए फिर इन दोनों को कहती है कि अपने डेट को एंजॉय करना, पर इन दोनों को पता ही नहीं होता कि आखिरकार डेट कैसे क्या करते हैं। जिसके बाद ये लोग डेट पे आ तो जाते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे क्या करे। पर किसी तरह ये दोनों होटल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे कोगाराशी रिसेप्शनिस्ट को 2 टिकट दे देता है, पर रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि यहाँ पे आपके अलावा तो और कोई नहीं है। पर कोगाराशी कहता है कि मेरे साथ मेरी साथी आई हुई है, पर मेरे अलावा उसे और कोई नहीं देख सकता। और इसकी ये बात सुन के लोग इसे घबराने लग जाते हैं कि ये कोई पागल तो नहीं है। पर किसी तरह उस चीज को सॉल्व करके ये दोनों यहाँ पे स्विमिंग पूल के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे काफी सारे लोगों की भीड़ होती है। ये देख के कोगाराशी काफी ज्यादा हैरान होता है। पर रात को ये लोग हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे भी जाने वाले हैं। तभी यहाँ पे यूना इसे दिखाती है कि वहाँ पे एक शॉप है जिस पे आप बाथिंग सूट्स को रेंट पे ले सकते हो। यूना फिर उस शॉप के यहाँ पे आके सूट्स को चुनने लग जाती है, पर कोई भी सूट उसे पसंद नहीं आता। वो कोगाराशी को उसके लिए चुनने के लिए कहती है, पर गलती से कोगाराशी कुछ हल्का ही कपड़ा चुन लेता है। इस वजह से यहाँ पे कोगाराशी काफी शर्मिंदा भी होता है। तो वो यूना को कहता है उसे ये पहनने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूना कहती है कि उसने उसके लिए चुना है तो वो इसे ट्राई करके जरूर देखेगी, पर ये सूट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो दोबारा से ड्रेस को चेंज कर लेती है। कोगाराशी फिर इसके सूट की तारीफ करते हुए कहता है ये सूट तुम्हारे ऊपर जच रहा है। पर ये फिर यूना से पूछता है क्या तुम्हें पता है कि नॉर्मल लोग डेट पे जब जाते हैं तो वो क्या करते हैं। तो ये बताती है कि वो लोग एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और काफी अलग चीजें भी करते हैं। कोगाराशी फिर यहाँ पे कपल्स वाली आइसक्रीम खरीदने के लिए चले जाता है, पर वो रिसेप्शनिस्ट से मना कर देती है कि वो कपल्स के साथ नहीं आया है। तो यहाँ पे लोग इसे देख के समझते हैं कि ये पागल हो चुका है, जिसके बाद कोगाराशी को काफी शर्मिंदा होना पड़ता है। इसी वजह से यूना से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद जब ये फोटो खिंचवाने जाता है तो वहाँ पे भी कपल की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से कोगाराशी काफी ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि इनमें से वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद ये लोग एक राइड की यहाँ पे जाते हैं जो कि वाटर स्लाइड होती है। सबसे पहले इस स्लाइड से यूना जाती है, पर वो एक जगह जाके रुक जाती है। उसके पीछे यहाँ पे कोगाराशी भी आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पे यूना की टक्कर कोगाराशी से हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पे ये दोनों एक साथ पानी में गिर जाती है। पर यहाँ पे कोगाराशी बेहोश हो जाता है, पर जब कोगाराशी को होश आता है तो वो पाता है कि वो अपने रूम में और उसके सामने यूना होती है। कोगाराशी फिर यूना से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, आज का दिन मैंने पूरी तरह वेस्ट कर दिया, साथ ही साथ मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा के बारे में पता नहीं लगा पाया। पर यूना कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये दोनों फिर एक हॉट स्प्रिंग के यहाँ पे आ जाते हैं जिनमें इन्हें काफी अच्छा लग रहा होता है। तो कोगाराशी कहता है ये जगह काफी अच्छी है। यूना कहती है कि हाँ ये जगह काफी अच्छी है, पर काश ऐसा होता कि हम यूरागी इनके सभी लोगों के साथ यहाँ पे बात ले पाते। यूना फिर आज के लिए कोगाराशी का शुक्रिया करती है कि उसने आज उसके लिए काफी कुछ किया। यूना फिर इसे बताती है कि वो हमेशा किसी न किसी के साथ डेट पे जाना चाहती थी। तो कोगाराशी कहता है क्या तुम्हें डेट पे जाना पसंद है। यूना कहती कि हाँ उसे ये सब करना पसंद है, पर वो ये नहीं चाहती कि कोगाराशी खुद के ऊपर फोर्स डाले ये सब करने के लिए। ये कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो यूना कहती है कि वो अगली बार भी यहाँ पे आना चाहेगी, पर वो चाहती है कि वो नॉर्मल कोगाराशी के साथ यहाँ पे आए। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है, आगे से मैं अपने आप पे फोर्स डालने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करूंगा और यहाँ से
एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक आदमी को, जिससे दो लड़की कहती है कि आप हमारी फोटो खींच दोगे। ये आदमी कहता है तो यहाँ पे लोग ऐसे फ्लर्ट करते हैं। ये दोनों पूछते हैं कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। इस आदमी का नाम ड्यूगा गेंशिरो होता है और ये आदमी कहता है कि तुम्हारा इंटेंशन मुझे क्लियर दिख रहे है और इस चीज को मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ। आज से तुम दोनों मेरे कुकुबिन्स की कलेक्शन में शामिल होती हो। गेंशिरो फिर इन दोनों को अपने कंधे पे उठा लेता है, पर तभी इसके पीछे से एक लड़की आती है जिसका नाम चिंतो ओबोरो होता है। वो कहते हैं कि ये सब करना बंद करिए। लॉर्ड गेंशिरो, आप आखिरकार ऐसे शेमलेस लोगों की तरह बिहेव करना कब बंद करेंगे। ये कहता है कि आखिरकार मैं अपने आप पे कैसे काबू करूं। तो ये कहती है कि वो नॉर्मल ह्यूमंस है, वो आपके काबिल बिल्कुल भी नहीं है और वो आपकी वाइफ बनने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गेंशिरो कहता है ये तुम्हारे लिए कहना आसान है पर मेरे लिए करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें पता है ना कि सुंदर और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई लड़की इस दुनिया में काफी ज्यादा कम है। कहानी फिर मॉर्निंग के टाइम पे जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कोगाराशी की आंखें खुलती है तो वो देखता है जो यूना है उसके दोबारा से करीब आ चुकी है। पर जैसे ही यूना की आंखें खुलती है तो ये सब देख के वो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही होती है। इसी वजह से वो कोगाराशी को खिड़की के बाहर फेंक देती है और वो पानी में गिर जाता है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं सागिरी और याया को, जो कि अभी अभी खाने के वहां से आए होते हैं। और वो देखते हैं यूना को, जहाँ पे वो काफी उदास लग रही होती है। तो ये लोग यूना से पूछते हैं कि आखिरकार तुम उदास क्यों हो। तो यूना इसे बताते हैं कि आज भी उसने कोगाराशी को रिवर के वहां पे फेंक दिया। तो यहाँ पे सागिरी कहती है इसमें नया क्या है, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और यूना कहती है कि इसका भुगतान करने के लिए मैं अभी रिवर में कूद जाऊंगी। पर सागिरी कहती है इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो तभी यहाँ पे याया कहती है कि मैं तुम्हें कैट गॉड सीक्रेट लैंडिंग टेक्निक सिखाऊंगी जिससे तुम कोगाराशी को बचा सकती हो। पर यूना कहती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है, मैं अब तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई हूँ। पर याया समझाती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोगाराशी के आने के बाद यूना काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है। तब यहाँ पे मिस नाकाई कहती है कि सोया सॉस खत्म हो चुका है और हर दिन कोगाराशी उसे यूज करता है, अगर वो उसके पास नहीं रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे यूना कहती है कि चिंता मत करो, मैं भी तुरंत कोगाराशी को वो सोया सॉस दे के आती हूँ। यहाँ पे ये लोग समझ जाते हैं कि यूना काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, जिससे ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तब यहाँ पे नॉनको आ जाती है, जो कि कहती है क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, क्या तुम अकेले पड़ गए हो कि यूना तुम्हें छोड़ के चली गई है। चिंता मत करो, मैं तुम सबका यहाँ पे देखभाल करने के लिए हूँ ना, मैं तुम सबको संभाल लूंगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता कोगाराशी और कोउजो को, जो कि इसे बता रही होती है कि हर सुबह ये दोनों काफी ज्यादा शोर मचाते हैं। तब यहाँ पे यूना आ जाती है, जो कि कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सोया सॉस लाई हूँ। तो यहाँ कोगाराशी कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। तब यहाँ पे कोउजो इन दोनों को कहती है कि जब भी तुम दोनों को मैं एक साथ देखती हूँ तुम दोनों मैरिड कपल जैसे दिखते हो। पर कोगाराशी कहता है कि आखिरकार ऐसी वाइफ किसे चाहिए होगी जो कि हर सुबह उसे पानी में फेंक दे। तो यूना कहती कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ और मैं एक अच्छी ब्राइड बनने की पूरी कोशिश करूंगी। यूना फिर इसे बताती कि दरअसल कोउजो आज पहली बार ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही है, तो यूना भी उसका साथ देने के लिए आज उसी के साथ जाएगी। सीन फिर शिफ्ट होता है गेंशिरो और ओबोरो के यहाँ पे, जहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं कि यहाँ के हॉट स्प्रिंग कितने ज्यादा मजेदार है। तब यहाँ पे गेंशिरो एक लड़की को उठा लेता और कहता है कि आज से तुम मेरी कुकुबेन हो। और ये देख के ओबोरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके सर पे एक जोरदार पंच मारती है और कहती है कि आखिरकार मुझे आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा। तब यहाँ पे गेंशिरो की नजर यूना पे जाती है, जो कि यहाँ पे कोउजा के साथ ग्रोसरी शॉपिंग करके यूरागिन के वहाँ पे वापस जा रही होती है। पर यहाँ पे गेंशिरो जब उसे देखता है तो उसे पसंद करने लगता है, तो इसी वजह से यूना से बात करने के लिए चाहता है और इन दोनों को अपना नाम बताता है। कोउजो यहाँ पे गेंशिरो से बात करने जा रही होती है, पर यहाँ पे यूना इसे कहती है कि तुम्हें स्ट्रेंजर से बात नहीं करना चाहिए और हमें यहाँ से चलना चाहिए अब। पर यहाँ पे गेंशिरो यूना को समझाता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तो यूना कहती है क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, मैं यूरागिन की एक बॉन्ड घोस्ट हूँ। ये कहता है कि हाँ मैं तुमसे ही बात कर रहा था, तुम्हारा नाम कितना ज्यादा प्यारा है और साथ ही साथ तुम कितनी ज्यादा सुंदर हो। पर ये देख के कि ये इसके करीब आ गया, यूना काफी एम्बैरेस हो जाती है और इसे अपनी ताकत की मदद से पानी में फेंक देती है। पर ये करने की वजह से यूना को काफी बुरा लग रहा होता है, इसी वजह से वो इससे माफी मांगती है। पर गेंशिरो कहता है कि ये काफी ज्यादा मजेदार है, तुम्हारे अंदर वही स्पिरिचुअल पावर है जो मुझे चाहिए थी। जिसके बाद हम देखते हैं जो गेंशिरो है वो अपनी ताकत की मदद से हवा में उड़ने लग जाता है। गेंशिरो फिर यूना को कहता है कि यूनहाना आज से मैं तुम्हें अपने वाइफ के तौर पे एक्सेप्ट करता हूँ। तो यहाँ पे यूना कहती है कि तुम्हारी वाइफ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती। गेंशिरो फिर समझाता है कि तुम इस दुनिया में इसलिए एग्जिस्ट कर रही हो ताकि तुम मुझे शादी कर सको और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी भी एकदम परफेक्ट है। पर एम्बैरेसमेंट की वजह से यूना अपनी पावर्स को यूज करने लग जाती है। पर यहाँ पे गेंशिरो को इस चीज से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता। तभी यहाँ पे कोउजा से समझाती है कि तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, वो कोगाराशी की गर्लफ्रेंड है। तो ये से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। कोउजा इसे बताती है वो एक लड़का है जो कि यूना के साथ उसी रूम में रहता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिता चुकी है। कोउजो की ये बात सुन के गेंशिरो को गुस्सा आ जाता है, पर किसी तरह वो अपने गुस्से पर काबू करके यूना को अपने कैसल के वहाँ पे ले जाने लग जाता है। कोउजो यहाँ पे यूना को बचाने की कोशिश करती है, तब यहाँ पे ओबोरो उसके ऊपर हमला कर देती है। यूना फिर उसे कहती है कि उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। पर इससे पहले ये लोग
यहाँ पे जाते कोजो ने कहते तुम जहाँ भी उसे ले जाओ मैं वहाँ पे आ जाऊंगी उसे बचाने के लिए। तो ये इसे बताती है कि कोई भी इंसान मेरे मास्टर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता क्योंकि वो एक ड्रैगन गॉड है और वो एक डिवाइन स्पिरिट है जो कि रियोगा लेक को रूल करते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और कोजो सिर्फ देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सागरे और कोगाराशी को जो कि यहाँ पे अभी अभी स्कूल से आए होते हैं। तभी यहाँ पे ये कोजा को देखते हैं जो कि यहाँ पे उदास होकर घर वापस जा रही होती है। तो ये लोग इससे पूछते हैं कि आखिरकार इसे क्या हुआ है। कोजा इन दोनों को सब कुछ बता देती है। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है मैं यहाँ पे यूना को लेने के लिए जा रहा हूँ। तो कोजा कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तभी यहाँ पे सागरी इन दोनों को रोकते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है ब्लैक ड्रैगन गॉड रियोगा लेक के एक गॉड जैसे माने जाते हैं। इसी वजह से जो मेरा क्लैन है वो भी उनसे पंगा लेने के बारे में सपनों में भी नहीं सोचता। आखिरकार तुम करने क्या जा रही हो? अगर मेरा पूरा क्लैन भी उनसे लड़ने के लिए चला गया तो भी हमारा जीतना नामुमकिन है। तो कोगाराशी कहता है कि ठीक है इस चीज के बारे में सभी को बता दो, मैं अकेले ही यूना को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कहती कि नहीं मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ पर एक निंजा की तरह नहीं, उसकी दोस्त की तरह। वहीं पे हमें यूना को दिखाया जाता है जहाँ गेंशिरो उसे यहाँ पे टॉर्चर कर रहा होता है। यूना इसे मना करती है पर बार बार गेंशिरो अपनी ताकत की मदद से यूना को नए नए कपड़े पहना रहा होता है और इसे ये देख के काफी मजा आ रहा होता है जिस वजह से ये रो भी रहा होता है। यूना से पूछते है कि आखिरकार वो रो क्यों रहा है। जिसके बाद गेंशिरो यहाँ पे यूना को अलग अलग और भी कपड़े पहनाता है पर तभी यहाँ पे ओबोरा आ जाती है जो कि इसके सर पे जोरदार पंच मारती है और कहती है कि आखिरकार आप ये सब कर क्या रहे हो। यूना को अभी काफी सारा काम करना है ताकि वो आपकी वाइफ बन पाए। पर यूना इसे कहती है कि मेरा इस पर्सन से शादी करने का ऐसा कोई सा भी इरादा नहीं है। तो ओबोरो इसे कहती है तो आप प्रोटेस्ट करना चाहती हो पर इसका कोई सा भी फायदा नहीं है, यहाँ पे आपकी बात कोई भी नहीं सुनने वाला। तो गेंशिरो कहता है कि आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है? तुम्हारे पास वो आदमी है जो कि तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता है और तुम्हें चाहिए क्या? तो ओबोरो कहती है क्या तुम्हें उस आदमी की चिंता है जो कि तुम्हारा रूम तुम्हारे साथ शेयर करता है? तो इसका मतलब तुम्हारा उस आदमी के साथ कोई स्पेशल रिलेशनशिप है। पर ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती हूँ और उसकी मैं कभी भी हेल्प नहीं कर पाती। तो ओबोरो कहती है ये तो बढ़िया है ना, तुम यहाँ पे शादी करके सेटल हो जाओ जिसके बाद उसे प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वहीं पे हमें कोगाराशी को दिखाया जाता है जो कि ब्लैक ड्रैगन गॉड के कैसल तक के रास्ते का पता ढूंढ निकालता है और वो उस जगह तक पहुंच भी जाता है। ये लोग फिर चुपके से ये देखने लग जाते हैं कि आखिरकार कैसल के यहाँ पे कितने ज्यादा गार्ड है। वहीं पे सागिरी यहाँ पे अपनी ड्रेस चेंज कर लेती है पर यहाँ पे कोगाराशी उससे देखते हैं तो सागिरी कहती है कि उल्टे सीधे ख्यालात मत सोचना बिल्कुल भी। तभी ये लोग देखते हैं यहाँ पे कोई गार्ड आ जाता है, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे छुप जाते हैं पर वो गार्ड इनकी बात सुन लेता है। तो इसी वजह से यहाँ पे सागिरी को उस गार्ड को बेहोश करना पड़ता है। सागिरी फिर कोगाराशी को कहती है कि हम यूना को बचाने के लिए जा रहे हैं, जब तक तुम उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का कोई उपाय ढूंढो। पर यहाँ पे जो कोगाराशी है वो सीधे इनके कैसल के ऊपर हमला बोल देता है और कहता है कि यूना को वापस करो। पर ये लोग इसे देख लेते हैं जिसके बाद ये सभी के सभी कोगाराशी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं और ये लोग फिर कोगाराशी को पकड़ लेते हैं। इसे फिर गेंशिरो के सामने पेश किया जाता है। तो गेंशिरो कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? तो कोगाराशी कहता है कि मुझे यूना वापस चाहिए, आखिरकार तुमने उसे किडनैप क्यों किया है? एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं गेंशिरो को जिसके सामने कोगाराशी होता है। तो गेंशिरो कहता है आखिरकार अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? तो यहाँ पे कोगाराशी से कहता है कि तुम यूना से शादी करने की बात कर रहे हो पर क्या सचमुच तुम घोष से शादी कर सकते हो? गेंशिरो से समझाता है कि एंशिएंट टाइम से ड्रैगन्स अलग अलग रेसेस के साथ शादी कर रहे हैं और उनके साथ बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है स्पिरिचुअल एनर्जी। बेशक आपके पास बॉडी हो ना हो आप फिर भी बच्चे पैदा कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर गेंशिरो कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मैंने सुना है कि यूना और तुमने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया और तुम हर रात को बिताते भी हो। तो कोगाराशी कहता है जो भी तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं किया। पर गेंशिरो उसकी बात का यकीन बिल्कुल नहीं करता और कहता है कि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ जरूर से कुछ न कुछ किया है। तो कोगाराशी इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। कोगाराशी फिर से बताता है कि हमने अब तक वो चीज तो नहीं की है पर उसके अलावा हमने काफी सारी मजेदार चीजें तो कर लिया और वो चीज भी हम जरूर करेंगे आगे जाके। तो ये कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो कोगाराशी कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं उसी चीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिस चीज के बारे में तुम सोच रहे हो। और इसकी ये बात सुन के ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पे हमें सागिरी को दिखाया जाता है जो कि वो जगह ढूंढ लेती है जहाँ पे इन लोगों ने यूना को छुपा रखा है। सागिरी फिर यूना की मदद करने के लिए यहाँ पे आ जाती है पर यूना इन्हें कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो यहाँ पे कोजो इसे बताती है वो कोगाराशी और सागिरी के साथ इसे यहाँ पे बचाने के लिए आई है। पर यूना इसे ये बताती है कि सागिरी तुम्हें तो पता ही वो कितने ज्यादा ताकतवर है, हम उनके सामने नहीं टिक सकते। पर सागिरी इसे कहती है कि तुम खतरे में हो और हम तुम्हें बचाने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुम हमारी काफी अच्छी दोस्त हो। तभी हम देखते यहाँ पे ओबोरो सागिरी के ऊपर हमला कर देती है और उसकी जो आगे के बलून्स के कपड़े है वो फट जाते हैं। पर सागिरी सही मौके पे इसके ऊपर भी वार कर देती है जिस वजह से इसके भी एक दो कपड़े फट जाते हैं। उतने में यहाँ पे यूना कोजो को यहाँ से भाग जाने
के लिए कहती है और कोउजो ऐसे ही करती है। वहीं पे हम देखते हैं सागिरी को जो कि ओबोरो से लड़ रही होती है, पर यहाँ पे ओबोरो उसके काफी ज्यादा कपड़े फाड़ देती है। कहानी फिर दोबारा से कोगाराशी के यहाँ पे जाती है जहाँ पे गेनशिरो अब कोगाराशी को टॉर्चर करने वाला होता है। गेनशिरो फिर से पूछता है कि आखिरकार तुमने यूना के साथ क्या किया। कोगाराशी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि मैंने उसके साथ क्या किया। इसकी ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और अपने एक आदमी को कोगाराशी को टॉर्चर करने के लिए कहता है। तभी यहाँ पे ओबोरो आ जाती है जिसके साथ यहाँ पे सागिरी भी होती है और साथ ही साथ यूना भी। ओबोरो फिर गेनशिरो को बताती है कि ये लड़की यहाँ पे यूना को बचाने के लिए आई थी और जो रकून वाली है वो लड़की भाग चुकी है, पर इस लड़की के अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी है तो ये भी उसकी वाइफ बन सकती है। तो गेनशिरो कहता है कि ठीक है, मैं इसे अप्रूव करता हूँ, ये मेरी कुकू बेन बनेगी। इसकी ये बात सुन के कोगाराशी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कैसे कर सकते हो। तो ये लोग इसे पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे यूना फिर कहती है कि इन दोनों को तुम जाने दो, जो तुम कहोगे वो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। और ये फिर कोगाराशी को कहती है कि मैं इसे शादी करने वाली हूँ, तुम घर वापस जा सकते हो। पर कोगाराशी कहता है कि ड्रैगन गॉड, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, मैं उस सवाल का अब तुम्हें जवाब देने वाला हूँ। मैंने और यूना ने एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम बिताया और साथ ही साथ हमने एक दूसरे के साथ बात भी ले रखा है। तो ये लोग पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कब हुआ, और यूना कहती है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था हमारे साथ। पर इसकी ये बात सुन के गेनशिरो को गुस्सा आ जाता है और वो कोगाराशी के ऊपर हमला कर देता है। ये हमला इतना भयंकर होता है कि वो यहाँ पे सीधा गुफा की एज में जाके लग जाता है, जिस वजह से कोगाराशी को काफी चोट भी आती है। ये लोग सोचते हैं अब कोगाराशी का बचना मुश्किल है, और ऐसे ही लग रहा होता है क्योंकि कोगाराशी को काफी चोट लगी होती है। पर फिर भी कोगाराशी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे गेनशिरो कहता है कि आखिरकार अब तक तुम कैसे खड़े हो। तो कोगाराशी कहता है कि अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने वाला हूँ, अगर तुमने यूना को मेरे साथ नहीं भेजा तो मैं फोर्सफुली ले जाऊंगा उसे। पर गेनशिरो इसकी बात सुन के इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम फोर्सफुली ले जाओगे, तुम एक इंसान हो, तुम मेरी बराबरी कभी भी नहीं कर सकती। और बाकी लोग भी इसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे होते हैं कि लगता है ये अपने सर के बल गिरा है, इसी वजह से बेवकूफों के जैसी बात कर रहा है। तो वहीं पे गेनशिरो कह रहा होता है कि देखना, मैं अपनी दोनों वाइफ के साथ एक मजेदार रात बिताऊंगा और उसकी फोटो तुम्हें भेजूंगा। पर इससे पहले अपनी बात कंप्लीट करता है यहाँ पे कोगाराशी इसके पेट के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है, जिस वजह से गेनशिरो काफी दूर जाके गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। कोगाराशी फिर इन्हें बताता है एक स्पिरिचुअल एनर्जी वाले घोस्ट ने इसे एक बार पोजेस कर लिया था, जिसके बाद उसने इसे अपना शिष्य बना लिया था और ना चाहते हुए भी इसे उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ी थी, इसीलिए ये इतना ज्यादा ताकतवर है। पर औरतों को छोड़ के ये किसी के ऊपर भी हाथ उठा सकता है। कोगाराशी इतना ताकतवर है ये देख के ओबोरो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है। तब यहाँ पे कोगाराशी ओबोरो को कहता है कि अब जल्दी करो, सागिरी और यूना को छोड़ दो। पर ओबोरो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो कोगाराशी कहता है ऐसी बात है तो फिर ठीक है। ये फिर सागिरी को कहता है ये प्लान में नहीं था, पर मुझे लगता है इन सबको मुझे पंच करना पड़ेगा। यहाँ पे पर ओबोरो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें अब हम हरा देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं ओबोरो इसके ऊपर हमला कर देती है और ये उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है। पर ओबोरो को भी पता होता है कि अगर कोगाराशी ने सिर्फ इसे एक पंच मार दिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और कोगाराशी ऐसे ही करता है, वो ओबोरो के ऊपर निशाना लगा देता है, पर वो ओबोरो को छूकर निकल जाती है। जिसके बाद वो देखता है कि ओबोरो तो एक औरत होती है क्योंकि उसके बलून्स दिख रहे होते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे कोगाराशी इसके ऊपर हमला नहीं कर रहा होता क्योंकि इससे पहले इसे पता नहीं होता कि वो एक औरत है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नोनो को आ जाती है जो कि यहाँ पे ओबोरो का हाथ पकड़ लेती है। कोजो फिर यहाँ पे यूना को बताती कि जब ये जगह से भाग रही थी उतने में इसकी टक्कर यहाँ पे याया और नोनो के से हुई थी जो कि इसे यहाँ पे ढूंढते हुए आए थे। या फिर इन सबको बताती कि मिस नाकाई भी हमारे साथ आना चाहती थी, पर हमने उन्हें मना कर दिया। दरअसल मिस नाकाई अपने टारगेट के ऊपर बैड लक या फिर गुड लक ला सकती है, और उसी तरह ड्रैगन गॉड भी यहाँ पे पानी को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने बैड लक या फिर गुड लक की मदद से ये तय कर सकता है कि कब बारिश होनी चाहिए और कब नहीं। इसी वजह से लोग उसकी पूजा करते हैं। पर जब तक ये लोग इन्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए, यहाँ पे इन्होंने देखा कि एनिमी के बॉस को तो ऑलरेडी किसी ने डिफीट कर दिया है। नॉन को फिर इन सबको कहती है अब सब कुछ ठीक हो गया है तो हम सबको अब घर चलना चाहिए। पर तभी ओबोरो इसके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि तुम सब कहीं भी नहीं जाने वाली, तुम सब यहाँ पे रेयुगो क्लैन की कुकुबेन्स बनोगी। तो कोगाराशी कहते कि 2 मिनट रुक जाओ, हम आराम से बैठ के इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओबोरो कहती कि नहीं, तुम भी यहाँ पे रेयुगो क्लैन के वाइफ बनोगे। रेयुगो क्लैन को बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा और यही मेरे लिए सबसे बेस्ट रास्ता है। पर यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि सचमुच तुम्हें ये सबसे बढ़िया रास्ता दिखता है, हम बिना लड़े भी इस चीज का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। पर इसके बाद भी अगर तुम्हें लगे कि लड़ना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है तो ठीक है, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो ये कहती है ऐसी बात है तो भी ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि लॉर्ड गेनशिरो इस चीज से कन्विंस होने वाले हैं। तो कोगाराशी कहते हैं कि चिंता मत करो, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हमें फिर दिखाया जाता है यहाँ पे ओबोरो गेनशिरो को उठाने की कोशिश कर रही होती है और कुछ ही देर बाद यहाँ पे गेनशिरो की आंखें खुल जाती है। तो यहाँ पे गेनशिरो पूछता है कि आखिरकार अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। ओबोरो इसे बताती है कि आपके एक पंच ने यहाँ पे कोगाराशी को वेपराइज कर दिया, पर उसी के साथ आप बेहोश भी हो गए थे। जिसके बाद यहाँ पे ओबोरो इसे ऊपर देखने के लिए कहती है, और जब गेनशिरो ऊपर देखता है तो यहाँ पे यूना और सागिरी ऊपर वाले के पास जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे गेनशिरो कहता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। ओबोरो इसे बताती है कि लगता है उनकी आखिरी इच्छा पूरी होगी, इसी वजह से वो लोग ऊपर वाले के पास जा रहे हैं। पर सच्चाई कुछ और होती है। यहाँ पे कोज अपनी ताकत की मदद से इन्हें इल्यूजन
दिखा रही होती है। वहीं पे सागिरी कहती है कि तुम्हें सचमुच लगता है वो चीज के ऊपर कभी यकीन करेगा, पर केंशिरो इस चीज के ऊपर यकीन कर लेता है क्योंकि इसे लग रहा होता है कि इससे शादी करना उन लोगों की आखिरी इच्छा थी। वही सागिरी कह रही होती है, अगर सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मेरा यहीं पे रुक जाना बेहतर था। अगर मैं उससे शादी कर लेती और यहीं पे रुक जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। तो कोगाराशी कहता है कि शादी करना ही क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा थी? ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, दरअसल मैं तुम्हें हर दिन प्रॉब्लम में डाल देती हूँ, इसी वजह से मैं सोच रही थी अगर मैं यहाँ पे रुक जाती तो थोड़ा अच्छा रहता तुम्हारे लिए। पर कोगाराशी कहता है ये तुमने बिल्कुल सही कहा कि तुम मेरे लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देती हो, पर अगर तुम सचमुच मेरे लिए प्रॉब्लम होती तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आता? इनफैक्ट मुझे तो तुमसे माफी मांगनी चाहिए, इतने घटिया से प्लान की वजह से मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम हेवन के वहाँ पे जा रही हो। मैंने तुमसे वादा किया था कि जब तक तुम हेवन नहीं पहुंच जाती मैं तुम्हें खुश रखूंगा। योना कहती कि हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। योना फिर इन सब का शुक्रिया करती है इसे यहाँ पे बचाने के आने के लिए। वहीं पे हमें ओबोरो को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है वो कोगाराशी को इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने दे सकती क्योंकि वो लॉर्ड गेंशिरो से काफी ज्यादा ताकतवर है। हमें फिर सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे कोगाराशी को लगता है कि दोबारा से उसने यहाँ पे योना के बलून्स को छू लिया है, पर वो देखता है कि ये बलून्स यहाँ पे ओबोरो के होते हैं जो कि काफी छोटे होते हैं। यहाँ पे ओबोरो कह रही होती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम मुझे छू क्यों नहीं रहे हो? कोगाराशी कहते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ओबोरो इसे समझाती है कि वो यहाँ पे इसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई है, वो इसके साथ यहाँ पे एक बच्चा लेने के लिए आई है ताकि वो अपने क्लैन को और ज्यादा ताकतवर बना सके। ये बात सुन के कोगाराशी और यूना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मियाजाकी को देखते हैं जो कि यहाँ पे योना से मिलने के लिए आई होती है। ये यहाँ पे ये सोच रही होती है कि मैंने सुना था यहाँ पे कोई घोस्ट रहता है, पर मुझे लगता है वो घोस्ट यूना होगी। जिसके बाद मियाजाकी योरागी इनके अंदर एंटर करती है ताकि वो यूना से मिल पाए, पर वो देखती है यहाँ पे ओबोरो अपने आप को एक्सपोज करके कोगाराशी के ऊपर होती है जो देख के ये काफी एम्बेरस फील करती है। तो इसी वजह से वो चिल्लाती हुई कहती है कि आखिरकार कोगाराशी तुम ये कर क्या रहे हो? और इसे देख के यहाँ पे ओबोरो कहती है इसने सारा मूड खराब कर दिया, आज ये चीज हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कोजो आ जाती है जो कि कहती है कि मियाजाकी तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो? ये कहती है कि मैं यहाँ पे यूना से मिलने के लिए आई हूँ। तो यहाँ पे कोजो कहती है कि फाइनली मैं तुम्हारे बलून्स दोबारा से देख पाऊंगी, ये कितने मजेदार बलून्स है, क्या मैं इन्हें दोबारा से देख सकती हूँ? मियाजाकी कहती है कि यूना और मैंने प्लान किया है कि हम एयर बात लेंगे तो उस टाइम तुम देख सकती हो। अभी हम देखते हैं यहाँ पे यूना आ जाती है और सागिरी भी, पर जैसे ही सागिरी यहाँ पे मियाजाकी को देखती है उसे देख के वो सोचती है कि हम दोनों के बीच में कितना ज्यादा गैप है। उसको देख के ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह एकदम लड़कियों की तरह दिखती है, वहीं पे मैं एकदम आसपास भी नहीं आती। तब यहाँ पे कोगाराशी कहता है वो किसी काम के लिए जा रहा है और वो कल तक वापस नहीं आएगा। जिसके बाद कोगाराशी यहाँ पे चले जाता है और हम देखते हैं यूना यहाँ पे मियाजाकी को सबसे मिलाती है और सबके बारे में यहाँ पे मियाजाकी को भी बताती है। यहाँ पे सभी लोग मियाजाकी को कहते हैं कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। मियाजाकी भी कहती है कि आप सबसे मिलकर खुशी हुई। तब यहाँ पे मियाजाकी नॉन को कहती है ये जो आपका नाम है वो मेरे फेवरेट मांगा के आर्टिस्ट जैसा है। ये कहती है कि वो मांगा आर्टिस्ट मैं ही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। तो मियाजाकी ये बात सुन के काफी हैरान हो जाती है। उतने में यहाँ पे यूना मियाजाकी को पूछती है कि आज रात तुम यहीं पे क्यों नहीं रुक जाती? ये बात सुन के मियाजाकी शुरू में थोड़ा हिचकिचाती है पर बाद में वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है। तब यहाँ पे मिस नाकाई कहती है कि वैसे भी डिनर का टाइम होने वाला है, मैं तुम सबके लिए डिनर बना देती हूँ। तो यहाँ पे मियाजाकी कहती है कि मैं भी आपकी इस चीज में मदद करना चाहती हूँ। और हम देखते हैं जो मियाजाकी है यहाँ पे वो अलग अलग टाइप के खाने बनाती है और ये यहाँ पे ज्यादातर इटालियन बनाती है क्योंकि इटालियन इसे काफी पसंद होता है। तो यहाँ पे यूना इसकी तारीफ करती है कि वो कुकिंग में काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद हम देखते हैं जो याया है ये एक फिश का टुकड़ा खाती है और उसे खाते ही यहाँ पे मियाजाकी उसे पसंद आने लग जाती है और वो उसके करीब आ जाती है। ये देख के यहाँ पे सागिरी काफी ज्यादा हैरान होती है, पर वो जैसे यहाँ पे मियाजाकी को देखती है वो समझ जाती है कि हर चीज में अच्छी है। ये एक तरह की फेमिनिन मॉन्स्टर है जिसे देख के हर लड़की पागल हो जाती है और इसी वजह से ये लोग इससे आंख तक मिला नहीं पा रहे होते हैं क्योंकि वो हर चीज में काफी ज्यादा अच्छी होती है जिनमें ये बिल्कुल भी नहीं होते। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बात ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे नोनको मियाजाकी से पूछती है कि मियाजाकी तुम काफी ज्यादा सुंदर हो और साथ ही साथ तुम मेरे हिसाब से पॉपुलर भी होगी स्कूल में। तो यहाँ पे यूना कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने एक इंसान को देखा भी था जो कि यहाँ पे मियाजाकी को डेट के लिए पूछ रहा था, पर मियाजाकी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी यहाँ पे ओबोरो आ जाती है जो कि कहती है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस चाहिए, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मैं कोगाराशी को टेक डाउन कैसे कर सकती हूँ? ये कहती है इस बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, पर मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगी। तुम जितना भी कोगाराशी को पसंद करती हो पर अपने आप को फोर्सफुली उसके ऊपर गिराने की कोई जरूरत नहीं है। पर ये कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोगाराशी को पसंद नहीं करती, वो तो बस कोगाराशी का बच्चा यहाँ पे लेने के लिए आई है। ये बात सुन के ये बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती है कि ओबोरो तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर ओबोरो इसे कहती है इसके सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है जो कि रियोगा क्लैन को ताकतवर बनाना है। फिर हमें दिखाया जाता है रात को जहाँ पे ये लोग सोने की तैयारी कर चुके होते हैं। तभी यहाँ पे मियाजाकी यूना को कहती कि यूना तुम एक इनविजिबल पर्सन जैसी ज्यादा लगती हो, ना कि एक घोस्ट जैसी, पर क्या मैं दोबारा से तुम्हें छू सकती हूँ? यूना इस चीज के लिए
लिए मान जाती है, पर गलती से मियाजाकी यूना के चेहरे की जगह उसकी बलून्स को छू देती है, जो देख के यहाँ पे कोजो काफी खुश होती है, पर वो उसे बताती है कि गलती से उसने उसे कहीं और छू दिया है। और इसकी ये बात सुन के मियाजाकी काफी एम्बैरेस हो रही होती है। तब यहाँ पे कोजो कहती है कि चलो लव इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं, मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है। मियाजाकी तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार रोमांस किस चीज का नाम होता है और वो कैसे किया जाता है? मुझे पता है तुम काफी ज्यादा पॉपुलर हो और इस बारे में तुम्हें काफी ज्यादा पता होगा। तो यूना भी कहती कि हाँ मैं भी इस चीज के बारे में जानना चाहती हूँ, तुम्हें इस बारे में काफी ज्यादा पता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? पर मियाजाकी से कहती है कि दरअसल आज तक मैं किसी के साथ भी डेट पे नहीं गई हूँ, तो इस चीज के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता। तो कोजो कहती है ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर इसके अलावा भी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो ये लोग कहते हैं कि हाँ तुम हम दोनों पे भरोसा कर सकती हो, आखिरकार हम दोनों तुम्हारी बड़ी बहनें हैं। कोजो फिर इनसे पूछते हैं कि आखिरकार एक आदमी को आकर्षित कैसे करते हैं। ये कहते हैं कि कोजो तुम इसके लिए काफी ज्यादा छोटी हो, इस चीज के बारे में अभी हम तुम्हें नहीं बता सकते। पर कोजो कहती है एक सुंदर औरत को तो सब कुछ आना चाहिए, कम से कम उसे 2 आदमियों को तो अपने पीछे घुमाना आना चाहिए। पर यहाँ पे यूना से कहती तुम अभी काफी ज्यादा छोटी और साथ ही साथ तुम एक बड़ी औरत में कन्वर्ट भी नहीं हो सकती। पर कोजो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मियाजाकी की वजह से अब मैं ऐसा कर सकती हूँ। और हम देखते हैं यहाँ पे कोजो एक बड़ी औरत में कन्वर्ट हो जाती है, जो देख के ये लोग काफी हैरान हो जाते हैं। पर यहाँ पे कोजो इन्हें बताती है कि मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार एक आदमी को कैसे आकर्षित कर सकते हैं। नॉनको ने मुझे काफी सारी चीजें बताई है, पर क्या तुम दोनों मेरे लिए मॉडलिंग कर सकती हो ताकि मुझे इस चीज का अंदाजा हो जाए? और कोजो की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद ये लोग इस चीज के लिए मान जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे यूना मॉडलिंग करती है ताकि वो कोजो को दिखा सके कि आखिरकार एक आदमी को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। पर यहाँ पे कोजो को इस चीज को देख के काफी अच्छा लग रहा होता है। इसके बाद कोजो मियाजाकी को एक मेड की ड्रेस पहना देती है और यहाँ पे मियाजाकी से बता रही होती है कि आखिरकार आदमियों को कैसे सेड्यूस किया जाता है। पर कोजो कहती है कि मैं एक और चीज देखना चाहती हूँ तुम दोनों के साथ। ये फिर इन दोनों को नाइट सूट पहना देती है, जिनमें ये दोनों काफी अच्छी लग रही होती है। तो यहाँ पे कोजो कहती है कि तुम दोनों के लिए कोई भी पागल हो सकता है, चिसाकी और यूना तुम दोनों काफी अच्छी लग रही हो। पर ये दोनों कोजो को कहती है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है, चलो सोने चलते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग सो जाते हैं। पर हम देखते हैं आधी रात को यहाँ पे मियाजाकी की आंखें खुल जाती है। दरअसल उसे उसके ऊपर कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, जो कि काफी भारी होता है। पर कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि यूना उसके ऊपर सो चुकी है, जो कि उसे दिख नहीं रही है। मियाजाकी फिर यूना को साइड करके यहाँ पे सो जाती है। पर कुछ ही देर बाद उसे एहसास होता है कि जहाँ पे वो सो रही है वहाँ डेली कोगाराशी सोता है। इसका मतलब यूना हर दिन उसके ऊपर चिपक जाती है। और इस बात को समझ के यहाँ पे मियाजाकी के मन में अजीब अजीब ख्यालात आने लग जाते हैं। तभी मियाजाकी को एहसास होता है कि ये पहली बार है कि वो एक लड़की के रूम में सो रही है। उतने में यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है, जो कि काफी थका हुआ होता है। इसी वजह से वो किसी पे ध्यान नहीं देता और अपने कपड़े बदल के यहाँ पे सो जाता है। पर यहाँ पे जैसे ही वो सोता है, इस चीज से यहाँ पे मियाजाकी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो सोचती है आखिरकार वो किस तरह की सिचुएशन में फंस गई है। तभी यहाँ पे यूना इसे चिपक जाती है। इसे समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तभी इसे पता चलता है कि यूना तो आधी नींद में है और वो सपना देख रही है। और हम देखते हैं यहाँ पे यूना जो है वो मियाजाकी को पकड़ लेती है और अपने आप को यूना से छुड़ाते हुए यहाँ पे मियाजाकी के बलून सीधा कोगाराशी के जाके मुंह पे लगते हैं। और इससे पहले वो वहाँ से हटते यहाँ पे कोगाराशी उसकी पैंट्स पकड़ लेता है, जो देख के वो काफी एम्बैरेस फील कर रही होती है। उतने में यहाँ पे कोजो की आंखें खुल जाती है और वो सोचती है ये सब सपना है। और वो यहाँ पे मियाजाकी के जो बलून्स है उसे चूसने लग जाती है। मियाजाकी ये सब देख के काफी ज्यादा शॉक में चली जाती है। पर किसी तरह वो यहाँ पे कोजो से अपने बलून्स को छुड़ाती है, तो उसके जो तरबूज है वो सीधा जाके यहाँ कोगाराशी के मुंह पे गिरती है। और इस वजह से कोगाराशी की नींद टूट जाती है और वो होश में आ जाता है। और वो समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिरकार ये सब यहाँ पे हो क्या रहा है। वहीं पे यहाँ पे मियाजाकी काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। इसी वजह से वो उठ नहीं रही होती है। वो सोच रही होती है कोगाराशी सोचेगा कि एक परवट औरत है, इसी वजह से वो उससे आज के बाद बात भी नहीं करेगा। पर जब कोगाराशी देखता है कि ये दोनों यहाँ पे बिना कपड़ों के होते हैं, तो वो इन दोनों के ऊपर चद्दर डाल देता है। जिसके बाद यहाँ पे वो सोने के लिए जा रहा होता है। पर तभी यहाँ पे ओबोरो आ जाती है, जो कि कहती कि कोगाराशी तुम वापिस आ गए। कोगाराशी कहते कि हाँ मैं वापिस आ गया। ओबोरो फिर कोगाराशी के ऊपर बैठ जाती है और कहती कि मुझे नॉनको के कमरे में एक बुक मिली थी, जो कि काफी मजेदार थी। वहाँ पे काफी सारे मूव्स लिखे हुए थे, हमें उन सबको ट्राई करना चाहिए। पर कोगाराशी से रोक देता है और ये इसे बताता है कि मैं किसी भी औरत के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। जब तक किसी औरत से मुझे प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करूंगा। तो ओबोरो भी इसके लिए मान जाती है और कहती कि ठीक है, जब तक तुम मेरे प्यार के पीछे पागल नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे मियाजाकी के घर वापस जाने का समय हो चुका होता है और वो कहती है वो दोबारा से इन्हें विजिट करने जरूर आएगी। यूना इसे कहती है तुम यहाँ पे कभी भी आ सकती हो। तभी यहाँ पे मियाजाकी से कहती है कि यूना क्या तुम मुझे अपनी बुक दे सकते हो 2 मिनट के लिए, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मियाजाकी फिर यूना के बुक में कुछ लिख के उसे दे देती है, जो पढ़ने के बाद यहाँ पे यूना काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। उतने में यहाँ पे कोगाराशी यूना से पूछता है कि आखिरकार वहाँ पे क्या लिखा है। तो यहाँ पे यूना से कहती है ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे माफ कर
करना। पर यहाँ पे मियाजाकी ने लिखा होता है कि उसे यहाँ पे दूसरे से चिपकना बंद करना पड़ेगा, वरना क्या पता किसी दिन वो कोगाराशी को भी मूड में ला दे। एपिसोड की शुरुआत में हमें सागरी के क्लास में दिखाया जाता है, जहाँ इन्हें पता चलता है ये लोग एक वैकेशन में जा रहे हैं और साथ ही इन्होंने टीचर को मना लिया होता है कि ये बीच के वहाँ पे स्विमिंग सूट पहन सकते हैं। सभी लोग यहाँ पे काफी खुश होते हैं कि वो बीच के दौरान स्विमिंग सूट पहन सकते हैं, पर यहाँ पे सागरी सोच रही होती है कि आखिरकार वो किस तरह का स्विमिंग सूट पहने। उतने में इसकी दोस्त उरारा कहती है कि लगता है तुम डिसाइड नहीं कर पा रही कि आखिरकार तुम्हें किस तरह की स्विमिंग सूट पहनना चाहिए। पर सागरी इसे कहती है हम किसी भी ड्रेस को चूज कर सकते हैं, तो मैं स्कूल की स्विमिंग सूट पहनूंगी। तो ये कहती है सब लोग कलरफुल सूट पहनेंगे और तुम वो नीले कलर की घटिया सी स्विमिंग सूट पहनोगी जिसमें तुम काफी ज्यादा घटिया दिखोगी और पानी में जाने से पहले ही तुम काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाओगी। पर सागरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो उरारा कहती कि ठीक है ये सेटल हो गया, हम तुम्हारे लिए स्विमिंग सूट लेने के लिए जा रहे हैं, साथ ही साथ कोगाराशी को भी बुला देना। तो सागरी कहती है कि आखिरकार तुम कोगाराशी को क्यों बुलाना चाहती हो। उरारा इसे समझाती है कि हमें एक लड़की की जरूरत पड़ेगी ताकि वो अपना ओपिनियन हमें बता सके, साथ ही साथ चोमेन निंजा क्लैन के लिए वो काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसने एक ड्रैगन गॉड को हरा रखा है और तुम्हें पता है हमारा क्लैन उसे अपना दोस्त बनाना चाहता है ताकि वो आगे जाके हमारे लिए खतरा ना बन जाए। कहानी फिर यूना की तरफ जाती है जहाँ पे वो बताती है कि कैंप फायर में जाना, स्विमिंग करना और रात में लोगों से बात करना ये उसे काफी अच्छा लगता है। सी साइड स्कूल में जाना उसे काफी अच्छा लगता है। पर कोगाराशी से बताता है कि इससे पहले जब भी वो कैंपिंग के लिए गया है इसके ऊपर किसी न किसी घोस्ट ने हमला जरूर किया है, पर इस बार वो सी साइड के स्कूल की ट्रिप को एंजॉय करने वाला है जब तक उसका दिल नहीं भर जाता। तो यहाँ पे यूनो कहती है कि हाँ तुम इस ट्रिप को दिल खोल के एंजॉय करना। तब यहाँ पे कोगाराशी कहता है क्या तुम्हारे पास वही स्विमिंग सूट अभी भी है जिस टाइम हम योनवेल गए थे। यूना कहती कि हाँ वो स्विमिंग सूट अभी मेरे पास है और इस ट्रिप के दौरान मैं उसे जरूर से पहनूंगी। वहीं पे हमें दिखाया जाता सागरी को जो कि यहाँ पे काफी नर्वस लग रही होती है क्योंकि इसे कोगाराशी को बुलाना होता है ताकि ये इसकी स्विमिंग सूट के ऊपर ओपिनियन बता सके इसका। तब यहाँ पे कोगाराशी गेट खोल के इसके सामने आ जाता है और पूछता है कि सागरी क्या हुआ तुम्हें। सागरी से कहती है कि एक स्विमिंग सूट शॉप के वहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है तो हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। सीन फिर यहाँ पे उरारा के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो बताती है कि मेरा नाम उरारा उराकाता है और मैं सागरी की क्लासमेट हूँ, साथ ही साथ मैं च्यूमेन निंजा क्लैन की एक निंजा भी हूँ। उतने में यहाँ पे कोगाराशी इनसे पूछता है कि आखिरकार किस तरह के मॉन्स्टर यहाँ पे अपीयर हुआ है जिससे हमें लड़ना है। इसकी ये बात सुन के उरारा समझ जाती है यहाँ पे सागरी इसे एक बहाने से लाई है। तो यहाँ पे सागरी भी इसका साथ देने का फैसला करती है। वो कहती है कि सबसे पहले हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि हम वहाँ पे कपड़े खरीदने के लिए आए और ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये लोग स्विमिंग सूट को देखने लग जाते हैं। सागरी फिर यहाँ पे एक नॉर्मल सा सूट पहन के आ जाती है और यहाँ पे कोगाराशी से पूछती है कि आखिरकार वो कैसी लग रही है, पर उरारा इसे रिजेक्ट कर देती है। वो कहती है तुम सबसे घटिया लग रही हो, ऐसा लग रहा है तुम जेल से भाग के आई हो। जिसके बाद यहाँ पे सागरी एक नई सूट पहन के आती है जो कि काफी ज्यादा हॉट होता है, जिसे देख के यहाँ पे कोगाराशी भी से कहता है कि तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। पर यहाँ पे उरारा इस चीज के लिए मानती नहीं है। वो कहती है ये भी थोड़ा नॉर्मल सा है, तुम्हें इसे और ज्यादा हल्के कपड़े पहनने चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे उरारा इसे और ज्यादा एक्सपोज वाले कपड़े पहना देती है जिसे देख के ये काफी एम्बैरेस फील कर रही होती है और ये इसे बताती भी है कि यहाँ पे कोगाराशी उसे अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब ये सूट काफी ज्यादा घटिया है। पर उरारा इसके लिए मानती नहीं है, ये फिर इसे एक एग्रेसिव वाली सूट पहना देती है जो कि उरारा को काफी ज्यादा पसंद आती है। पर सागरी को ये बेकार लग रहा होता है तो यहाँ पे ये कहती है कि नहीं तुम्हें यही पहनना चाहिए। पर तभी इनका पांव फिसल जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं और हम देखते हैं इनके जो कपड़े हैं वो इधर उधर हो जाते हैं। उतने में यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम सबको क्या हुआ, मुझे बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आई। तो यहाँ पे सागरी कहती है कि कुछ नहीं हुआ और वो इसके ऊपर हमला करती है और इसे बाहर जाने के लिए कहती है। इसके बाद सागरी कोगाराशी को सब कुछ सच सच बता देती है। तो कोगाराशी कहता है अगर तुम यही करना था तो तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकती थी। तो यहाँ पे सागरी इससे माफी मांगती है इस चीज के लिए। तब यहाँ पे उरारा कहती है कि तुम्हें देख के तो लग रहा है तुम एक अच्छा आदमी हो कोगाराशी, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर ये पॉसिबल हो क्या तुम सागरी के अंदर से एक असली वुमेन को बाहर ला सकते हो। कोगाराशी से पूछता है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो उरारा कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक करी थी। जिसके बाद हम देखते हैं उरारा यहाँ से चली जाती है। कोगाराशी फिर सागरी से पूछता है कि आखिरकार तुमने कौन सा स्विमिंग सूट बाय किया है। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें अभी वो नहीं दिखा सकती। हमें फिर कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये सब बस से कैंपिंग के वहाँ पे जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं यूना को जो कि यहाँ पे कैंपिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। तभी यहाँ पे इसकी मुलाकात यहाँ पे मियाजाकी की एक दोस्त से होती है जिसका नाम यानाजावा सिरी होता है। सिरी यहाँ पे मियाजाकी से पूछते है कि वो पेन और नोटबुक कैसे हवा में उड़ रहे, क्या यहाँ पे कोई घोस्ट है। मियाजाकी कहते हैं कि हाँ उसका नाम यूना है और वो मेरी दोस्त है। तभी यहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी कोगाराशी के इन फालतू के ट्रिक पे भरोसा है। तो यहाँ पे सिरी कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा है तो तुम चुपचाप यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कोगाराशी और यूना को जिन्हें इस ट्रिप में काफी ज्यादा मजा आ रहा
होता है। हमें फिर कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं सागरी को जो कि अपना हॉट स्विंग सूट पहन के यहाँ पे बीच पे आ चुकी होती है और एक्सरसाइज कर रही होती है। तो यहाँ पे उरारा कहती है क्या तुम सीरियस हो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर सागरी को बताती है कि आसपास यहाँ पे एक मॉन्स्टर देखा गया और ये सच्ची कहानी है और हमें उन्हें शायद से डिफीट भी करना पड़े, शायद वो हमारे ऊपर हमला भी कर सकते हैं। पर सागरी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये स्विंग सूट मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे उरारा से समझाती है कि आखिरकार तुम हर चीज को नेगेटिव वे में कैसे ले सकते हो, तुम इसमें काफी अच्छी लग रही हो। तभी यहाँ पे मियाजाकी आ जाती है जिसका सूट काफी अच्छा होता है और सभी लोग उसी देख रहे होते हैं। मियाजाकी फिर यहाँ पे सागरी को देख लेती है और वो कहती है कि तुम्हारा सूट तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं यूना आ जाती है जिसका स्विंग सूट काफी अच्छा होता है, जिसे यहाँ पे ये दोनों देख पा रहे होते हैं पर मियाजाकी नहीं देख पा रही होती है। तो मियाजाकी कहती है कि काश मेरे पास भी स्पिरिट सेंस होता है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे समुद्र पे एंजॉय करने लग जाते हैं और इन्हें यहाँ पे काफी अच्छा भी लग रहा होता है। वही कोगाराशी का दोस्तों से कह रहा होता है कि तुम्हारा दोस्त बना एकदम अच्छा आइडिया था और तुम्हारा शुक्रिया, इतना अच्छा नजारा मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ। इसके बाद ये लोग एक जगह रुक के एंजॉय करने लग जाते हैं पर तभी यहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये टेंटिकल वाला मॉन्स्टर होता है जो कि इनसे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। पर सागरी किसी तरह अपने वेपन का यूज करके इसके टेंटिकल्स काट देती है। पर इन्हें पता चलता है कि जो मॉन्स्टर है वो 300 मीटर नीचे है जहाँ पे एक आम इंसान का जाना एकदम मुश्किल है। तो कोगाराशी कहते हैं उसे हराने के लिए मैं जाऊंगा, जब तक तुम यूना इन सब के लिए कपड़े ले आओ। और हम देखते हैं यहाँ पे जो कोगाराशी है उस टेंटिकल मॉन्स्टर के वहाँ पे जाने लग जाता है और कुछ ही देर बाद वो टेंटिकल वाला मॉन्स्टर कोगाराशी को दिख जाता है। कोगाराशी फिर यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करके इस मॉन्स्टर को मार गिराता है जिस वजह से उसके टेंटिकल्स भी इसके साथ नीचे चले जाते हैं। और कोगाराशी इतना ताकतवर है ये देख के यहाँ पे उरारा इसकी तारीफ भी करती है। जिसके बाद हमें शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़के दोबारा से मियाजाकी का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कोगाराशी बस तुम्हारे साथ खेल रहा है। वही हमें उरारा और सागरी और यूना को दिखाया जाता है जहाँ पे यूना पूछती है कि आखिरकार इसी जगह पे मॉन्स्टर अपीयर क्यों हो रहे हैं। तो उरारा इसे बताती है कि क्या पता यहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर हो जो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो। तभी यहाँ पे मियाजाकी आ जाती है जो कि इन सबको कहती है कि मुझे किसी चीज के लिए तुम सबकी मदद चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कोगाराशी एक स्पिरिट मीडियम है, वो सबको पता चले और सब लोग उसके ऊपर भरोसा करे। और वो साबित करने के लिए आज हमारे पास एक अच्छा मौका है क्योंकि आज रात को एक करेज टेस्ट होने वाला है जिसमें हर कोई हिस्सा लेगा। मियाजाकी फिर इन सबको अपना प्लान बताती है कि सागरी और उराकाता यहाँ पे अपनी स्किल का यूज करके एक मॉन्स्टर को समन करेंगे जिस देख के यहाँ पे लड़के डर जाएंगी और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके सामने आएगा यहाँ पे जो कोगाराशी है वो अपनी पावर्स की मदद से उस मॉन्स्टर को हरा देगा, जिस वजह से सभी लोग उसके ऊपर भरोसा करने लग जाएंगे और बाकी का काम मैं और सीरी कर देंगे, ये बता के कि इस लड़की को कोगाराशी ने बचाया है। इस चीज के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं और शाम का वेट करने लग जाते हैं। हमें फिर रात को दिखाया जाता है जहाँ पे एक रैंडम लॉटरी से इनके पार्टनर चुने जाएंगे पर इस वजह से यहाँ पे मियाजाकी और कोगाराशी पार्टनर बन जाते हैं और वहीं पे जो कोगाराशी का दोस्त है और यहाँ पे मियाजाकी की दोस्त है वो यहाँ पे पार्टनर बन जाते हैं, जिससे यहाँ पे मियाजाकी काफी उदास होती है क्योंकि इसका प्लान अब सीधे काम नहीं कर सकता। पर ये सोचती है इसके पीछे भी एक पेड़ आ रहा है, अगर उन्होंने कोगाराशी को एक मॉन्स्टर से लड़ते हुए देख लिया तो भी इसका काम बन जाएगा। पर तभी यहाँ पे मियाजाकी का पाँव एक जगह पे लग जाता है और उसके पाँव में चोट आ जाती है और काफी देर ट्राई करने के बावजूद यहाँ पे मियाजाकी ठीक से चल नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पे कोगाराशी उसे अपने पीठ पे उठा लेता है जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं। पर तभी इनके सामने यूना आ जाती है जिसे देख के यहाँ पे मियाजाकी काफी ज्यादा डर जाती है। वहीं पे यूना भी काफी डरी हुई होती है, वो कहती है कि यहाँ पे घोस्ट आ सकते हैं, मुझे बचा लो कोगाराशी। कोगाराशी किस तरह से शांत करवाता है और इसे पूछता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये कहती है वो गलती से यहाँ पे खो गई थी, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये कहाँ जाए। और तभी ये लोग देखते हैं यहाँ पे एक सामने पेड़ आ रहा होता है तो ये लोग सोचते हैं यही सही मौका है इनके प्लान को अंजाम देने का। पर ये लोग आगे निकल जाते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे उरारा और सागरी एक भी घोस्ट को नहीं लाते। ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार इन दोनों को क्या हुआ। वहीं पे हमें उरारा को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि मैं उससे लड़ना चाहती हूँ ताकि मैं ये पता कर सकूं कि आखिरकार वो कितना ज्यादा ताकतवर है। पर सागरी कहती है कि हम दूसरे लोगों को हर्ट नहीं कर सकते इस चक्कर में। पर इन दोनों की लड़ाई की वजह से यहाँ पे सागरी नीचे गिर जाती है और वो सीधा कोगाराशी के मुंह पे जाके गिरती है, जिस वजह से वो कोगाराशी को पनिश भी करती है। पर कोगाराशी कहता है कि आखिरकार अब मैंने क्या किया। तभी इन्हें यूना बताती कि सामने एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। वहीं पे हमें उन दोनों लड़कों को दिखाया जाता है जो कि मियाजाकी का मजाक उड़ा रहे होते हैं और इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि अब इनके ऊपर हमला करने वाला होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम उन्हीं दो लड़कों को देखते हैं जो कि यहाँ पे जंगल में होते हैं और ये लोग कोगाराशी के बारे में काफी बुराई कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी लॉटरी मियाजाकी के साथ लगी होती है। तभी एक लड़का एक पत्थर के ऊपर अपना पाँव दे देता है जिस वजह से यहाँ पे एक मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं।
वो मॉन्स्टर फिर इनके ऊपर हमला कर देता है, पर इससे पहले इन्हें कुछ भी होता है यहाँ पे कोगाराशी आ जाता है, जो कि अपने हाथ से इस मॉन्स्टर को रोक लेता है। यहाँ पे सभी लोग कोगाराशी को कहते हैं वो काफी खतरनाक है, तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। पर कोगाराशी कहता है कि इस मॉन्स्टर को मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ। और हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की जो दांत है वो कोगाराशी के हाथ को चबाने की वजह से टूट जाते हैं। उस मॉन्स्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है। तो कोगाराशी कहता है क्या वो तुम ही लोग हो जिन्होंने स्टोन को गिराया था। ये लोग कहते हैं कि हाँ वो हमसे गलती से हुआ था। कोगाराशी फिर इस मॉन्स्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से तुम्हें उठा दिया, पर अगर तुम मुझसे लड़े तो यहाँ पे काफी तबाही मच जाएगी और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम शांति से पत्थर के अंदर वापस लौट जाओ। इस मॉन्स्टर को कोगाराशी की ताकत पता चल चुकी थी, इसी वजह से ये वापस लौट जाता है, जिसके बाद ये सब मिलकर उस पत्थर को उसकी जगह वापस रख देते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर दोबारा से कभी नहीं निकल पाएगा। मियाजाकी फिर कोगाराशी को सब कुछ बता देती है कि आज का उनका प्लान क्या था। तो कोगाराशी कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, पर मियाजाकी कहती है अगर ऐसी रहा तो लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। कोगाराशी कहता है कि मैं उन्हें बिलीव नहीं कर सकता क्योंकि वो घोस्ट को नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता जब लोग मेरा मजाक उड़ाते और कहते हैं कि घोस्ट नहीं होते, पर जब तक तुम मेरे साथ हो, जब तक मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे बुरा लगता है कि नहीं। तभी यहाँ पे मियाजाकी का जो पाँव है वो दोबारा से फिसल जाता है, पर कोगाराशी किसी तरह उसे गिरने से बचा लेता है, पर गलती से वो उसके बलून्स को छू देता है। इस वजह से इसे काफी डांट भी पड़ती है, जिसके बाद हम देखते हैं ये सभी लड़कियां यहाँ पे बात पे जाती है और वहीं पे हमें लड़कों को दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के इन लड़कियों को देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे वो पकड़े जाते हैं क्योंकि ये जाल सागिरी ने बिछाया होता है। इसके बाद ये लोग बाथ हाउस से बाहर निकल आते हैं, जहाँ पे कोगाराशी का दोस्त सातोशी कहता है कि इसके बाद हम तुम्हारे रूम में क्या हैंग आउट करने के लिए आ सकते हैं। यूना कहती है कि हाँ वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है जब लड़के लड़कियों के रूम में हैंग आउट करने के लिए आते हैं ट्रिप के दौरान। तो ये लोग कहते हैं ये चीज काफी अच्छी लग रही है, तुम दोनों हमारे यहाँ पे आ सकते हो। पर काफी देर इंतजार करने के बाद यहाँ पे कोगाराशी नहीं आता, तो यूना पूछती है कि आखिरकार अब तक कोगाराशी क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे मियाजाकी से बताती है ये दरअसल लड़के और लड़कियों के रूम के बाहर टीचर तैनात है, इसी वजह से वो लोग डायरेक्टली तो यहाँ नहीं आ सकते और ये काफी ज्यादा मुश्किल भी है और अब टाइम भी काफी ज्यादा बीत चुका है, मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। पर तब यहाँ पे कोगाराशी इनकी खिड़की के यहाँ पे खटखटाता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा डर जाती है। ये लोग फिर कोगाराशी से पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ से कैसे आया। वो इन्हें बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे क्लाइंब करके आया है। जिसके बाद हम देखते हैं ये लोग यहाँ पे कार्ड गेम खेलते हैं, पर तभी इनकी टीचर यहाँ पे आ जाती है, तो इसी वजह से इन सबको अलग अलग फुटोन में सोना पड़ता है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे कोगाराशी के साथ 3 लड़कियां सोती है, पहली होती है सागरी और दूसरी होती है मियाजाकी और तीसरी होती है यूना। ये तीनों एक ही फुटोन में होते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं होती, इसी वजह से ये लोग चिपक रहे होते हैं। पर कोगाराशी सोच रहा होता है कि आखिरकार यूना यहाँ पे क्यों छुपी, वो तो एक घोस्ट है, उसे मेरे अलावा और कोई नहीं देख सकता। पर यहाँ पे यूना काफी एम्बेरस हो रही होती है, तो बाहर निकलने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में वो अपने पावर्स का यूज कर देती है यहाँ पे, जिस वजह से ये टीचर काफी ज्यादा डर जाती है और इतना सही मौका देख के कोगाराशी अपने दोस्त को लेके यहाँ से निकल जाते हैं। टीचर फिर इनसे पूछती है कि आखिरकार तुम सब कर क्या रही थी। ये लोग कहते हैं हम तो बस आपको सरप्राइज करना चाहते थे। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं ये लोग एक्वेरियम में होते हैं, जहाँ पे कोगाराशी और यूना फिशेस को देख रहे होते हैं। तब यहाँ पे 2 लड़के आते हैं जो कि इसे कहते हैं क्या तुमने मियाजाकी को डांस के लिए पूछा। कोगाराशी कहते हैं कि नहीं, अब तक मैंने उसे डांस के लिए नहीं पूछा है। तो ये लोग कहते हैं ये तो काफी बढ़िया हुआ, हम दोनों मियाजाकी से पूछ सकते हैं और ये लोग मियाजाकी को पूछने के लिए चले जाते हैं। यूना फिर कोगाराशी से पूछती है कि कोगाराशी उस डांस के बारे में क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकते हो, पर वो ठीक से सुनता नहीं है। वो कहता है कि क्या हुआ, ये कहती है कि कुछ भी नहीं, जिसके बाद हमें रात को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं अब कैंप फायर डांस शुरू होने वाला होता है। यहाँ पे यूना देखते हैं कि काफी सारे लोग होते हैं जो कि डांस करने के लिए सर्कल बना चुके होते हैं। यहाँ पे काफी सारे कपल होते हैं जिन्हें देख के यहाँ पे यूना काफी एंजॉय कर रही होती है। यूना यहाँ पे कहती है कि ये पहली बार है वो ये सब देख रही है, तो ये सब वो सिर्फ देख के एंजॉय करेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे काफी सारे कपल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ डांस करने वाले होते हैं, पर यहाँ पे कोगाराशी के दोस्त के साथ कोई भी डांस करने के लिए राजी नहीं होता, इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। पर वहीं पे हम देखते हैं कोगाराशी को जो कि यहाँ पे अकेले ही डांस कर रहा होता है, पर असल में तो ये यूना के साथ डांस कर रहा होता है। यूना यहाँ पे कोगाराशी को कहती है कि अगर लोगों ने ऐसे तुम्हें देखा तो वो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। कोगाराशी कहता है कि मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, पर जब कोगाराशी के दोस्त उसे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं वो यूना के साथ डांस कर रहे हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कोगाराशी सागरी और याया यहाँ पे स्टडी कर रही होती है। तब यहाँ पे ओबोरा आ जाती है जो कि कहती है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। कोगाराशी से कहता है कि दरअसल याया ने इसे पढ़ाई के लिए मदद मांगी थी, इसी वजह से वो इसकी मदद कर रहा है। ओबोरा फिर इतना अच्छा मौका देख के इसकी पीठ के साथ अपने बलून्स को घिसने लग जाती है और कहती है कि मुझ पे ध्यान मत दो। तभी यहाँ पे सागरी कहती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। कोगाराशी कहते हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं पे हमें यूना को दिखाया जाता है जो कि किचन में होती है और आज का खाना वही बनाने वाली होती है, क्योंकि मिस नाकाया ने इसे सब कुछ सिखा दिया होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे
मिस नाकाय के भी एग्जाम होने वाले हैं, इसी वजह से उसकी तैयारी करना चाहती है वो। हमें फिर ओबोरो को दिखाया जाता है जो यहाँ पे कोजो के पास आ चुकी होती है। वो कहती है कि मैंने सुना है तुम अलग अलग टाइप के स्पेल्स को यूज कर सकते हो। ये कहती है कि हाँ वो अलग अलग स्पेल को यूज कर सकती है। तो ओबोरो से पूछती है क्या तुम मुझे कुछ ऐसा स्पेल बता सकते हो जिससे मैं किसी की भी हार्ट को कंट्रोल कर सकूं। ये कहती है कि मेरे पास वैसे एक स्पेल तो नहीं है, पर उसके अलावा मेरे पास एक पोशन है जिसका नाम है लव पोशन, पर वो अब तक पूरी तरह तैयार नहीं है, पर तुम उसे यूज तो कर सकती हो। वही हमें सागरी को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि याया का जो मिडिल स्कूल है वो हमारे स्कूल से कनेक्टेड है, तो अगले साल जो याया है वो हमारे स्कूल में पढ़ेगी हमारे साथ। तभी यहाँ पे नॉन को आ जाती है जो कि इनसे पूछती है क्या तुम सब यहाँ पे स्टडी कर रहे हो टेस्ट के लिए, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। इतनी गर्मी होने के बावजूद तुम सब यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, थोड़ा आराम करो तुम। और मैंने यहाँ पे ये ड्रेस सिर्फ कोगाराशी के लिए पहन रखी है। कोगाराशी तुम इस ड्रेस को देख सकती हो। साथ ही साथ यहाँ पे ये सडियूस करने की भी कोशिश करती है। तो सागिरी से कहती है कि हमें यहाँ पे डिस्टर्ब करना बंद करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ। वहीं पे हमें मिस नाकाय को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे स्टडी कर रही होती है स्टोर रूम के। यहाँ पे ये सोच रही होती कि काश ऐसा होता कि कोगाराशी इसकी मदद कर सके, पर यहाँ पे वो उसके पास नहीं जा सकती क्योंकि इसके बारे में सबको पता चल जाएगा नहीं तो। हमें फिर यूना को दिखाया जाता है जिसने सभी के लिए यहाँ पे स्वीट डिश बनाई होती है और ये आइसक्रीम होती है जो कि काफी डिलीशियस लग रही होती है। यूना यहाँ पे कोजो और ओबोरो को बताती है कि इन आइसक्रीम को उसने स्टडी ग्रुप के लिए बनाया है और इनके लिए ये बाद में बना देगी, पहले वो इन आइसक्रीम को उन्हें दे के आएगी। तो यहाँ पे कोजो कहती है कि तुम मेरे लिए बना दो, इनको मैं उन्हें दे के आती हूँ। और रास्ते के बीच में यहाँ पे कोजो एक आइसक्रीम के ऊपर लव पोशन गिरा देती है और कहती है कि जब तुम ये कोगाराशी को खिलाओ उसकी आंखों से आंखें मिलाना, तभी वो तुम्हारे प्यार के पीछे पागल होगा। ओबोरो फिर इस आइसक्रीम को कोगाराशी को देने के लिए जाने लग जाती है, पर तभी इसके सामने नोनो को आ जाती है जो कि इनमें से एक आइसक्रीम को उठा लेती है। तो ओबोरो कहती है कि ये आइसक्रीम स्टडी ग्रुप के लिए, अगर तुम्हें आइसक्रीम खाना है तो तुम यूना से जाके बनवा सकती हो। और नोनो को ऐसी करती है, वो यूना के पास चली जाती है। ओबोरो फिर यहाँ पे स्टडी ग्रुप के लिए यहाँ पे आइसक्रीम ले आती है और स्पेशली एक आइसक्रीम यहाँ पे कोगाराशी के लिए होती है। पर नोनो की वजह से यहाँ पे ये कंफ्यूज हो चुकी होती है कि आखिरकार कोगाराशी को उसे कौन सी आइसक्रीम खिलानी है, पर ये किसी तरह एक आइसक्रीम को चुन लेती है और वो कोगाराशी को ये आइसक्रीम खिला देती है। और यहाँ पे ये सब फिर आइसक्रीम को खाने लग जाती है और जैसे ही कोगाराशी उस आइसक्रीम को खाता है यहाँ पे नोनो को उसके आंखों से आंखें मिलाने लग जाती है। तो कोगाराशी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ। तो यहाँ पे नोनो को समझ आती है कि उस आइसक्रीम को इसने किसी और को खिला दिया है, अब इसका कोई फायदा नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं याया को और उसकी कैट को जिसके आइसक्रीम खाने की वजह से हेडेक हो चुका होता है। ओबोरो फिर ये सोच के निकल जाती है कि शायद उस लव पोशन ने काम ही नहीं किया। वहीं पे हम देखते हैं कोगाराशी और सागरी को जो कि यहाँ पे पढ़ाई कर रहे होते हैं। पर कोगाराशी जब सागरी को देखता है तो वो कहीं खोई हुई होती है, तो उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। सागरी कहती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। कोगाराशी फिर इसके पास आ जाता है एक सवाल पूछने के लिए, पर सागरी इसे घबराते हुए पीछे चली जाती है। यहाँ पे कोगाराशी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है। सागरी कहती है कि कुछ भी नहीं, पर वो देखती है कि यहाँ पे कोगाराशी उसे कई गुना सुंदर लग रहा होता है आज। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब उसके साथ चल क्या रहा है। तभी इसे उरारा की एक बात याद आ जाती है। उरारा ने इसे एक बार पूछा था क्या तुम कोगाराशी को पसंद करती हो। सागरी ने कहा था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो उरारा कहती है कि मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ तुम उसे पसंद करती हो। हमें फिर प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते सागरी को जिसके दिमाग में अभी सिर्फ कोगाराशी घूम रहा होता है। तो यहाँ पे कोगाराशी सागरी से पूछता है कि तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है तो क्या तुम ठीक तो हो ना। और कोगाराशी फिर इसे हाथ लगा देता है, जो देख के यहाँ पे सागरी काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वो कोगाराशी का हाथ पकड़ के उसे यहाँ पे पटक देती है। कोगाराशी फिर सागरी से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। पर सागरी से कहती है कि कोगाराशी आज मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे अंदर मेरे लिए कैसी फीलिंग है, क्या मैं तुम्हें एक लड़की जैसी दिखती हूँ कि नहीं। तो कोगाराशी कहता है ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सागरी कहती कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार मैं तुम्हारी आंखों में कैसी दिखती हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहूंगी और स्टडी नहीं कर पाऊंगी। तो ये कहता है कि तुम एक सुंदर लड़की हो और तुम काफी अच्छी भी हो। तो ये कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। और हम देखते हैं ये कोगाराशी को अपने बलून से हक कर लेती है। पर ये सारी चीजें ओबोरो और यूना गेट के पीछे छुप के देख लेती है। तो यहाँ पे यूना पूछती है कि आखिरकार वहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। ओबोरो से बताती ये सब लव पोशन का कमाल है, पर उसका असर जल्दी ही खत्म होने वाला है। और ऐसे ही होता है, लव पोशन का जो असर है वो खत्म हो जाता है और सागरी को होश आ जाता है। पर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें ऐसे देख लिया होता है। यहाँ पे सागरी काफी एम्बैरेस होती है, इसी वजह से वो अपने आप को अपने रूम में कैद कर लेती है। यहाँ पे ये लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये लव पोशन की वजह से हुआ है, पर सागरी कुछ नहीं समझती और अपने आप को रूम में कैद करके रखती है।
इस एपिसोड की शुरुआत यूना और कोगाराशी को दिखाती हुई होती है, जहाँ पे यूना जब उठती है तो कोगाराशी का हाथ जो है वो गलती से उसके बलून पे पड़ जाता है। यहाँ पे यूना सोचती है वो गलती से यहाँ पे कोगाराशी के फुट उनके यहाँ पे आ गई है, तो वो यहाँ से हटने की कोशिश करती है, पर गलती से कोगाराशी उसके बलून को छू देता है, जिस वजह से यहाँ पे यूना अपनी ताकत का यूज करके गलती से कोगाराशी को बाहर फेंक देती है। यूना फिर यहाँ पे कोगाराशी से इस चीज के लिए माफी भी मांगती है। हम फिर देखते हैं यहाँ पे सागरी, याया और कोउजा अपने विलेज के वहाँ पे जा रहे होते हैं और साथ ही साथ मिसनाका यहाँ पे ट्रिप के लिए जा रही होती है, जिस वजह से यहाँ पे यूना काफी ज्यादा उदास होती है। पर यहाँ पे नोनो को कहते हैं कि लगता है मुझे अपने काम पे वापस लौटना पड़ेगा। उतने में इसे एक कॉल आता है, जिस कॉल में से बताया जाता है कि इसके काफी सारे अभी काम पेंडिंग पड़े हैं। तो यहाँ पे इन सबसे कहती है कि मुझे तुम सबकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने मेन्यू स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर सकूं। उसके बदले में मैं तुम्हें एक बढ़िया सी जगह ले जाऊंगी। और हम देखते हैं ये लोग काम खत्म करके एक बीच के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे कोगाराशी को सारा सामान उठाना पड़ रहा होता है। इसी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा में होता है। तो यहाँ पे नोनो को कहती है कि तुम्हें चिल करना चाहिए, हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं। नोनो को फिर यहाँ पे यूनो को बताती है कि हम यहाँ पे काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे रात को फायरवर्क्स भी होते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे एक रोमांटिक लेजेंड भी है। उतने में यहाँ पे ओबोरो कोगाराशी को कहती है कि कोगाराशी, जिसे तुम स्विम सूट कहती हो उसे मैं पहन के आई हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो ये कैसा लग रहा है। कोगाराशी कहता है कि आखिरकार ये तुम्हें किसने पहनने के लिए कहा। ओबोरो कहती है कि नोनो ने मुझे कहा था कि जितना कम मटेरियल होगा उतना बेटर होगा। तो ओबोरो कहती है कि ये सही तो कहा मैंने। तो यहाँ पे यूना कहती है कि तुम काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी हो। जिसके बाद ओबोरो जो है वो अपने कपड़े बदल के आ जाती है और वो कहती है इसमें लगता है मैं अच्छी लग रही हूँ। नोनो को फिर कोगाराशी को कहती है कि कोगाराशी मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। कोगाराशी पूछता है कि तुम्हें किस तरह का फेवर चाहिए। नोनो को कहती है क्या तुम इस बॉडी लोशन को मेरे पीठ में मल दोगे। यहाँ पे कोगाराशी कहता है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो यहाँ पे नोनो को कहती है कि मुझे ऐसी रिएक्शन चाहिए था, पर क्या तुम सचमुच इस चीज को मेरे पीठ पे रब नहीं करोगे। अगर नहीं करोगे तो मैं काली हो जाऊंगी। तो कोगाराशी इस चीज के लिए मान जाता है और वो इसके पीठ में बॉडी लोशन को मल देता है। पर यहाँ पे नोनो को काफी अजीब आवाज निकाल रही होती है। तो कोगाराशी कहता है कि आखिरकार तुम इतने वियर्ड आवाज क्यों निकाल रही हो। जिसके बाद यहाँ पे ओबोरो कहती है कि कोगाराशी क्या तुम मेरे पीठ में भी मल सकती हो। कोगाराशी इस चीज के लिए मान जाता है और वो ओबोरो के पीठ में भी बॉडी लोशन को लगा देता है और ओबोरो को इस चीज से काफी अच्छा लग रहा होता है। पर कोगाराशी कहता है क्या तुम्हें पता भी है बॉडी लोशन क्या होता है। तभी यहाँ पे नोनो को कहती है कि मुझे लगता है कि यूना को भी अपने पीठ पे बॉडी लोशन को लगाना है। तो कोगाराशी यहाँ पे यूना के पीठ पे भी बॉडी लोशन लगाने लग जाता है, पर वो सोचता है तुम तो एक घोस्ट हो, आखिरकार तुम्हारे पीठ पे बॉडी लोशन की क्या जरूरत है। उतने में यहाँ पे जो नोनो के वो काफी अजीब आवाज निकलने लग जाती है, जिस वजह से कोगाराशी यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है और गलती से उसका जो हाथ है वो यहाँ पे इसके तरबूजों में चले जाते हैं और इस वजह से यूना काफी एम्बेरस फील करती है और वो कोगाराशी को हवा में उड़ा देती है। कोगाराशी जब हवा में होता है तो वो सोचता है कि आखिरकार अब मेरी क्या गलती थी। पर तभी इसकी नजर एक लड़की पे जाती है जो कि एक ब्रिज के यहाँ पे खड़ी हुई होती है। वहाँ पे आके कोगाराशी इसके बारे में नोनो से पूछता है तो ये बताती है कि वो एक रोमांटिक लेजेंड है और वो घोस्ट अभी भी वहीं पे है। ये इसे बताती है कि वो एक सैड लव स्टोरी है। एक लड़की की जबरदस्ती शादी हो रही थी पर उसके बॉयफ्रेंड ने कहा कि वो ऐसा होने नहीं देगा और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग यहाँ पे केप के यहाँ पे मिलेंगे, पर उसका बॉयफ्रेंड कभी आया नहीं। दरअसल उसके बॉयफ्रेंड का रास्ते में आते हुए एक्सीडेंट हो गया था, इसी वजह से वो लड़की से कभी मिल ही नहीं पाया। और जब इस बारे में उस लड़की को पता चला तो उसने क्लिप से छलांग मार के अपनी जान दे दी और वो अभी भी उस लड़के का वहीं पे इंतजार कर रही है ताकि उसका बॉयफ्रेंड आके उसे पिकअप कर सके। तो कोगाराशी कहता है कि अपनी आखिरी इच्छा ना पूरी कर पाना ये काफी बुरा हुआ उसके साथ। तो यूना कहती कि हाँ ये काफी बुरा हुआ और यूना को इसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। तो कोगाराशी कहता है कि चलो ठीक है उनकी मदद करते हैं ताकि वो अपनी इच्छा पूरी कर सके और एक दूसरे से मिल सके। ये दोनों फिर उस लड़की से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वो लड़की दोनों को देख के कहती है क्या तुम दोनों मुझे देख सकती हो। ये लड़की फिर अपना नाम आमी बताती है और कहती है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई। ये लोग कहते हैं कि हमने उस लेजेंड के बारे में सुना और हमें काफी बुरा लग रहा है और इसी वजह से हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं ताकि तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर अपनी आखिरी इच्छा को पूरी कर सको। अगर तुमने ये किया तो तुम हेवन के वहाँ पे जा सकती हो। पर क्या तुम हमें बता सकती हो कि आखिरकार हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो ये कहते कि वहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड है और ये लोग देखते हैं इसका जो बॉयफ्रेंड है वो काफी करीब होता है। तो ये लोग उससे पूछते हैं अगर तुम उसे देख सकती हो तो आखिरकार तुम उसके पास जा क्यों नहीं रही हो। आमी ने बताती है अगर मैं उसके पास जा पाती तो मैं कब के उड़ के उसके पास चले जाती, पर मैं एक बॉन्ड घोस्ट हूँ इसी वजह से मैं उसके पास नहीं जा सकती। ये दोनों फिर उसके बॉयफ्रेंड के पास जाते हैं जिसका नाम यासु हिशा होता है। वो कहते हैं क्या तुम भी एक बॉन्ड घोस्ट हो, पर ये कहते हैं कि नहीं वो मेरे ऊपर गुस्सा होगी इसी वजह से मैं उसके पास जाना नहीं चाहता। उस दिन मैंने अपने मन में पूरा प्लान सोच रखा था कि मैं आमी से मिलूंगा जिसके बाद हम यहाँ से काफी दूर निकल जाएंगे, पर गलती से मैंने एक मिस्टेक कर दिया और मेरे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पे पानी में गिर गया और मुझे बचाने के चक्कर में आमी भी पानी में गिर गई, जिसके बाद हम दोनों की जान उसमें चली गई। अगर उस दिन वो मुझे बचाने के लिए नहीं कूदती तो शायद वो आज जिंदा होती। ये सब मेरी गलती है। तो
यहाँ पे यूना इसे कहती है अगर तुम उसे दिल से देखना चाहते हो तो तुम वहाँ पे जा सकती हो। कोगाराशी फिर इसे बताता है अगर तुम दोनों में से कोई भी हेवन को आने गया तो तुम दोनों एक इविल स्पिरिट बन के यहाँ पे रह जाओगे। तो ये कहता है कि आखिरकार मैं ये सब करने के बाद उसकी आंखों में कैसे देख पाऊंगा। तो कोगाराशी कहता है अगर तुम रेडी हो तो तुम उसे जाके मिल सकते हो, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। ये फिर यूना को समझाता है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, अगर वो दोनों ही नहीं मिलना चाहते तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो यूना कहती है कि वो दोनों अकेले है, जितनी भी इस दुनिया में घोस्ट है वो सब अकेले है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिनसे वो लोग बात कर सके और कोई इन्हें समझा सके कि आखिरकार उन्हें करना क्या है। इसी वजह से वो लोग एक जगह स्टक हुए पड़े हैं और कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। चाहे जितना टाइम बीत जाए वो लोग उसी जगह पे खड़े हुए हैं। अगर कोई ऐसा होता जो कि उन्हें इंकरेज कर सके ताकि वो आगे बढ़ सके तो काफी अच्छा होता। तो कोगाराशी कहता है कि मैं ये ट्राई करके देखूंगा। जिसके बाद यहाँ पे ये उसके बॉयफ्रेंड के पास चले जाता है और कहता है कि अब काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तुम आमी को कभी भी नहीं देख पाओगे। मैं अपनी ताकत की मदद से उसे फोर्सफुली हेवन पहुंचा दूंगा ताकि वो एक इविल स्पिरिट ना बन सके। मैंने तुम्हें कहा था कि अगर तुम दोनों एक जगह रुके रहोगे तो तुम दोनों ही इविल स्पिरिट बन जाओगे और मैं ऐसा होते हुए उसके साथ नहीं देख सकता। इसी वजह से मैं उसे फोर्सफुली हेवन के वहाँ पे भेज रहा हूँ। ये लोग फिर आमी के वहाँ पे जाने लग जाते हैं तो वो कहता है कि 2 मिनट रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ये दोनों फिर आमी से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे आमी कोगाराशी से पूछती है कि क्या हुआ, जो तुम्हारा प्लान था वो काम हुआ क्या योशिनो यहाँ पे आने के लिए तैयार है। कोगाराशी कहता है कि मैंने उसे बहाना दिया कि मैं तुम्हें फोर्सफुली हेवन के वहाँ पे भेज रहा हूँ। तो आमी कहती है कि तुम्हें देख के तो लग रहा है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, पर कोगाराशी कहता है कि तुम इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकती हो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ये देखते हैं जो उसका बॉयफ्रेंड है वो पेड़ के पीछे छुप के इसे देख रहा होता है। आमी फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाती है जिसे देख के ये काफी ज्यादा खुश होता है, पर यहाँ पे जो आमी है वो उसे बहुत बुरी तरह मारती है। और ये देख के कोगाराशी और यूना काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर यहाँ पे आमी का बॉयफ्रेंड किसी तरह उसे शांत कराता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, एक्सीडेंट के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं, मैं तुमसे बात कर पाया। जिसके बाद इनकी जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी हो जाती है और ये लोग हेवन के वहाँ पे चले जाते हैं। यूना इन दोनों के लिए काफी खुश होती है और इन दोनों के लिए प्रे भी करती है कि अगले जीवन में वो खुशी खुशी रहे। कोगाराशी फिर यूना को कहता है कि करीब आधा साल बीत चुका है मुझे तुम्हारे साथ रहते हुए, मुझे लगा था अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा के बारे में पता लगा पाऊंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो तुम मुझे बता सकती हो कि घोस्ट बनने से पहले तुम कैसी थी। पर यूना इसे कहती कि जब ये जिंदा थी उस बारे में इसे कुछ भी याद नहीं है। जब ये पहली बार उठी थी तो यहाँ पे ये युरागी इनके उसी रूम में थी और पहली पर्सन जिसने इन्हें ढूंढा था वो मिस नाकाए थी और युरागी इनके ऊपर उसने इसे नाम दिया यूना। यूना फिर इसे कहती कि शायद वो इसके ऊपर भरोसा ना करे, पर शायद इसे एक बीमारी है। कोगाराशी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, जिन भी घोस्ट से आज तक मैं पहले मिला हूँ वो सिर्फ अपनी आखिरी इच्छा को पूरी करवाना चाहते थे मुझसे। वो सब मुझसे पहली बार मिलते ही अपनी मरने की पहली जिंदगी के बारे में मुझे बताते थे, पर अगर उनसे तुम्हें कंपेयर किया जाए तो तुमने अपने मरने से पहले की जिंदगी के बारे में कभी बात ही नहीं की। तो यहाँ पे यूना कहती है अगर सच कहूँ तो ये मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर अभी मेरे पास सभी दोस्त है और साथ ही साथ मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और मैं तुम सबके साथ अभी रहना चाहती हूँ। तो आखिरकार मेरी आखिरी इच्छा क्या ही होगी। हमें फिर कोगाराशी के सपने में दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे कोगाराशी को बचा रहे होते हैं क्योंकि वो काफी छोटा होता है और वो एक घोस्ट के ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि उसने कोगाराशी के ऊपर हमला किया होता है, पर वो लोग उसे अब हेवन पहुंचा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हेल के गॉड आ जाते हैं जो कि कहते हैं कि मैं यूना को हेल में भेज रहा हूँ। और हम देखते हैं जो यूना है वो यहाँ पे हेल के वहाँ पे जा रही होती है और वो कोगाराशी से मदद मांग रही होती है, पर कोगाराशी कहता है कि मैं तुम्हें हेल में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें एक ईवल स्पिरिट बनने नहीं दूंगा, और वो उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है। पर तभी यहाँ पे कोगाराशी की आंखें खुल जाती है और वो गलती से यूना के बलून्स को दबा देता है, जिस वजह से ये काफी एम्बैरस मोमेंट हो जाता है। यहाँ पे कोगाराशी कहता है कि यूना घबराना मत, पर यूना काफी एम्बैरस हो जाती है और वो अपनी ताकत की मदद से कोगाराशी को हवा में फेंक देती है। पर इससे पहले कोगाराशी पानी में गिरता है। यहाँ पे यूना उसे हाथ दे रही होती है, कोगाराशी भी उसका हाथ पकड़ लेता है, पर ये दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। यूना फिर कोगाराशी को कहती है ये काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग है कि हर सुबह जब हम उठते हैं ये सारी चीजें होती है और इस चीज के लिए मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ, पर पता नहीं क्यों आज की जो मॉर्निंग है वो मुझे काफी अच्छी लग रही है और आज मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो यहाँ पे कोगाराशी कहता है वो तुमने बिल्कुल सही कहा। कोगाराशी फिर इसके मुंह में पानी फेंकने लग जाता है तो यूना भी इसके मुंह पे पानी फेंक देती है। हम फिर देखते हैं यहाँ पे समर वेकेशन खत्म हो जाता है और सभी लोग यहाँ पे युरागिन के यहाँ पे वापस आ जाते हैं, पर तभी यहाँ पे कोगाराशी हवा में गिरते हुए यहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे यूना आती है और कहती है इसमें कोगाराशी की कोई भी गलती नहीं है। ये सबको समझाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे मियाजाकी भी होती है, जिस वजह से कोगाराशी को यहाँ पे काफी बुरी तरह मार पड़ती है। यूना फिर यहाँ पे कोगाराशी से माफी मांगती है हर सुबह इसे हवा में फेंकने के लिए, पर कोगाराशी कहता है उसे इस तरह की मॉर्निंग की अब आदत हो गया है तो उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ से जो कहानी है वो खत्म हो जाती है। इस एनिमे की ये कहानी अब खत्म होती है। अब मैं दूसरे एनिमे पे शिफ्ट होऊंगा।